में काम हो रहा है तो उस वजह से हम वहाँ पे बिजी हैं, ठीक है। ओके, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, एक बंदा मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड करें कि यस स्क्रीन सर, उनको नजर आ रही, ठीक है। यस सर, यस यस सर, सर, आ रहा विजिबल है। है सर। ओके, वर्टिकल एलाइनमेंट से हमने स्टार्ट लिया था। तो वर्टिकल एलाइनमेंट क्या है, इसमें हम वर्टिकल कर्व डिजाइन करते हैं, ठीक है। वर्टिकल कर्व्स दो तरह की होती हैं, इसमें सैग वर्टिकल कर्व भी है और क्रिस्ट वर्टिकल कर्व भी है। इस पे हमने डिटेल डिस्कशन की है ऑलरेडी, ठीक है। जो क्रिस्ट वर्टिकल कर्व्स हैं उसको हम कहते हैं समिट कर्व्स भी उसको कहते हैं, जबकि जो सैग वर्टिकल कर्व्स हैं उसको हम वैली कर्व्स भी कहते हैं। और ये दोनों जो है पैराबोलिक इन शेप होती है, इस वजह से इनकी तमाम जो इक्वेशंस डेवलप होती है या हुई है, तो वो पैराबोलिक का जो बेसिक इक्वेशंस हैं उसी से जाके ये तमाम इक्वेशंस इनके डिराइव हुए हैं, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि कर्व देने का एक ही मकसद है और वो ये है स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है। और स्मूथ ट्रांजिशन का क्या क्यों जरूरी है, हम चाहते हैं कि जैसे ही जो भी गाड़ी जिस डिजाइन स्पीड पे आप रोड बनाते हैं, तो जिस स्पीड पे वो लेवल टेरेन पे मूव करती है, हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी हो। और यूनिफॉर्मिटी के लिए ये जरूरी है कि उस गाड़ी को चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करे, चाहे वो लेवल टेरेन पे मूव करे, या चाहे वो वर्टिकल कर्व पे मूव करे, इन 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 की स्पीड में जो है वो सिग्निफिकेंट वेरिएशन ना हो, बल्कि सेम स्पीड पे जो है ये तीनों सेक्शंस एक ड्राइवर तीनों सेक्शंस के ऊपर एक ड्राइवर मेन्योर कर सके, ठीक है। तो इस तरह यूनिफॉर्मिटी आएगी। जब यूनिफॉर्मिटी आएगी तो रोड यूजर्स जो हैं वो सेफ होंगे। कैसे सेफ होंगे, लेट सपोज अगर वो प्लेन लेवल टेरेन है और उस पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, और एकदम उनको एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाता है जो कि उसको पता नहीं होता, ड्राइवर को, एक नया ड्राइवर है, वो फर्स्ट टाइम उस रोड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो उसको पता नहीं है कि भाई ये कर्व जो है वो शार्प है और डिजाइनर ने इसको जो लेवल टेरेन पे जो स्पीड थी उसके मुताबिक डिजाइन नहीं किया, तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सीडेंट्स इन द हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। अगर किसी ड्राइवर को पता है तो वो तो पहले से अपनी गाड़ी को आहिस्ता कर लेगा, अगर नहीं पता तो मेजॉरिटी तो ये जरूरी तो नहीं है, अगर लेट सपोज मोटरवे है तो मोटरवे पे तो अनफेमिलियर ड्राइवर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई लोकल रोड है तो उसमें ये है कि लोकल इनहेबिटेंट्स जो हैं वो उनको उस रोड को इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उसमें यह है कि देयर विल बी ऑलवेज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से जो है वो द रोड वुड नॉट बी सेफ। सिमिलरली अगर वो वर्टिकल कर्व है और वो वर्टिकल कर्व पे वो भी उस स्पीड के लिए डिजाइन नहीं हुआ जिस स्पीड पे एक गाड़ी लेवल टेरेन पे मूव कर रही है, तो क्या होगा, अगेन जो है वो देयर वुड बी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड द रोड वुड बी अनसेफ। तो हम चाहते हैं कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द रोड। चाहे ये गाड़ी लेवल टेरेन पे मूव करें तो सेम स्पीड पे मूव करें, चाहे ये वर्टिकल अलाइनमेंट पे मूव करें यानी वर्टिकल कर्व्स पे मूव करें वो भी सेम स्पीड पे हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव करें तो उसको स्पीड में सिग्निफिकेंट वेरिएशन उसके लिए ना हो। तो इन इन इस हॉरिजॉन्टल कर्व को, वर्टिकल कर्व को और लेवल टेरेन तो ऑलरेडी उसको डिजाइन की जरूरत नहीं होती, तो इसमें हम क्या करते हैं, सेम डिजाइन स्पीड के ऊपर इनकी डिफरेंट पैरामीटर्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर डिजाइन स्पीड सेम होगा तो क्या होगा, देयर वुड बी ऑलवेज अ स्मूथ ट्रांजिशन, ठीक है, from level terrain, from tangent section to curve section, from curve to tangent section, और धीरे जो है वो आगे अगर ये गाड़ी इस पे मूव करेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि यूनिफॉर्मिटी क्यों जरूरी है और स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स हैं, क्रिस्ट वर्टिकल कर्व है और सैग वर्टिकल कर्व है। फिर ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, पॉजिटिव फॉलोड बाय नेगेटिव एंड नेगेटिव फॉलोड बाय पॉजिटिव, ये दो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। और इसके फर्दर भी कुछ टाइप्स हैं जो कि पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। कि अगर आपको नहीं पता तो आप दो टेंजेंट्स को का एक जो है रफ सा एक फिगर ड्रॉ करें एंड यू विल नो कि ये टेंजेंट कर्व यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे क्रेस्ट वर्टिकल कर्व बनेगा या फिर सैग वर्टिकल कर्व बनेगा, ठीक है।
ये एक टिपिकल लेआउट है और इस मेजॉरिटी केसेस में डिजाइन के हवाले से एक बात इंपॉर्टेंट है कि हम मेजॉरिटी ऑफ द वर्टिकल कर्व्स को इक्वल टेंजेंट कर्व्स की तरह डिजाइन करते हैं। इक्वल टेंजेंट कर्व का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि जो पीवीआई हो तो वन साइड ऑफ द पीवीआई पे जो लेंथ ऑफ द कर्व हो वो हाफ वो टेंजेंट के बराबर हो, ठीक है। यानी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू वन टेंजेंट एंड हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व इज इक्वल टू सेकंड टेंजेंट, ठीक है। तो इस तरह की कर्व्स को हम कहते हैं इक्वल टेंजेंट कर्व्स। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने वर्टिकल कर्व पे सैग वर्टिकल कर्व को की लेंथ को डिटरमाइन किया बेस्ड अपॉन द एसएसडी क्राइटेरिया, ठीक है। और हमने चेक किया कि हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक एसएसडी इज लेंथ लेस देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व और एसएसडी इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। तो ये दो कंडीशंस आपके पास हो सकती है। आई नो कि कंडीशन का पहले से किसी को पता नहीं होता, तो तरीकेकार उसका मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि आप क्या करें, एसएसडी मालूम करें और फिर दोनों क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ को डिटरमाइन करें। जब कंडीशंस और क्राइटेरिया आपस में मैच होती हैं तो तब उस कंडीशन के मुताबिक जो लेंथ होगा वो आपके पास फाइनल लेंथ होगा फॉर द वर्टिकल कर्व, ठीक है, क्रस्ट वर्टिकल कर्व। और ये दो फार्मूलाज मैंने एक्सप्लेन किए थे कि इसमें आपके पास ये एसएसडी लेस देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व के लिए है और ये दो फार्मूलाज एसएसडी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व्स के लिए। ये उस केस में ये फार्मूलाज यूज होंगे जब आपके पास स्पीड जो है वो माइल्स पर आवर में होगी, और अगर ये फार्मूलाज तब यूज होंगे जब आपके पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगी, एसएसडी जो है वो मीटर में होगी और ये बाकी जो है वो। अच्छा, इसके साथ लिखा हुआ एल एम का मतलब है एल मिनिमम, लेंथ मिनिमम। इसका मतलब ये है कि इससे कम लेंथ जो है वो हमने प्रोवाइड नहीं करनी, इससे ज्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला आपको लेंथ देगा दैट वुड बी द मिनिमम लेंथ, इससे कम किसी भी सूरत आप नहीं दे सकते। फिर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें हमने एक कंडीशन ऑलरेडी गिवन है लेकिन कंडीशन को मैंने रिमूव किया था और फिर आपको बताया था कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन के लिए आप लेंथ डिटरमाइन करें और फिर उसमें देखें कि कौन सा कंडीशन और लेंथ आपस में जो रिजल्ट्स और कंडीशन मैच होती हैं तो उसी का लेंथ हमने फिर आगे कंसिडर करना है एज अ फाइनल मिनिमम लेंथ, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने यहां तक डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट द सैग वर्टिकल कर्व, ठीक है। तो सैग वर्टिकल कर्व किस तरह की कर्व्स होती हैं, ठीक है। इसको हम वैली कर्व्स भी कहते हैं जो कि यूजुअली इस शेप में होती हैं, ठीक है, सैग वर्टिकल कर्व्स। अब सैग वर्टिकल कर्व के लिए हम चार क्राइटेरियाज के ऊपर यूजुअली लेंथ डिटरमाइन करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो अगेन एसएसडी का ही क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर आप बाकी क्राइटेरियाज चेक नहीं करते तो आपको कोई आपको मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सेफ्टी एट ऑल। जो सेफ्टी का इशू है वो एसएसडी के साथ होता है। तो अगर आप एसएसडी के बेस पे लेंथ डिटरमाइन कर लेते हैं तो ये बाकी क्राइटेरियाज को अगर आप इग्नोर भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर बाकी क्राइटेरियाज का क्या मतलब है, क्यों हम चेक करते हैं? इसलिए चेक करते हैं कि कभी कभार आपके पास रोड की फंक्शन क्लासिफिकेशन हाई होती है। हाई का मतलब क्या है, यानी मोटरवे है, आपके पास एक्सप्रेस वे है। तो उन केसेस में हम, चूंकि ये दो टाइप्स ऑफ रोड्स जो हैं लग्जोरियस रोड्स हैं। लग्जोरियस का मतलब क्या है कि मतलब सुपर टाइप ऑफ रोड्स हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास अपीयरेंस भी उसकी अच्छी हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि अपीयरेंस भी उसकी अच्छी हो, कंफर्ट क्राइटेरिया भी हो, ड्रेनेज और ये सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रही हो, ठीक है। अच्छा, एसएसडी की क्राइटेरिया जो है ये हम निकालते हैं बेस्ड अपॉन फॉर द हेडलाइट बीम। क्यों हेडलाइट बीम के लिए निकालते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें दिन के क्रस्ट वर्टिकल कर्व में, तो क्रिस्ट वर्टिकल कर्व में तो चलो हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखें, ये क्रिस्ट वर्टिकल कर्व है, यहां पे जो है एक गाड़ी मूव कर रही है। अगर यहां पे जो गाड़ी मूव कर रही है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो ये इस ड्राइवर को नजर आता है? बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो इस स्लोप की वजह से, इस ग्रेडियंट की वजह से इसकी विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट हुई है। तो इस वजह से ये तो मतलब लॉजिक बनता है कि हम क्रिस्ट वर्टिकल कर्व में एसएसडी की क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करें।
लेकिन अगर आप सैग वर्टिकल कर्व को देखें तो सैग वर्टिकल कर्व में क्यों लेंथ की एसएसडी की क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करते हैं? क्योंकि यहां पे तो अगर आप गाड़ी यहां पे मूव कर रही है, ठीक है, जैसे ही एंटर हुए इनटू द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व, तो वो अगर ये ड्राइवर सामने देखें तो उसको ये कर्व के एंड तक सारी चीजें नजर आ रही होती है। अगर वो यहां देखें तो उसको ये भी नजर पोर्शन भी नजर आता है, अगर वो यहां देखें ये पोर्शन उसको नजर आता है। तो मतलब ये है कि उसको तो अच्छा खासा काफी रोड एंड तक सब कुछ नजर आ रहा होता है, कोई विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है उसकी। तो फिर हम एसएसडी के क्राइटेरिया के बेस पे हम लेंथ क्यों डिटरमाइन करते हैं? वैली कर्व पे यानी सैग वर्टिकल कर्व पे, ठीक है। तो वो इसलिए निकालते हैं कि दिन के वक्त तो हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन रात के वक्त प्रॉब्लम क्या होती है? रात के वक्त जो है, इसकी मिसाल ऐसी है कि आप ये जो जहां तक हेडलाइट जो है, गाड़ी की हेडलाइट की जो बीम है, उसकी रोशनी जहां तक पहुंचती है तो रोड उसको उतना ही नजर आ रहा होता है। समझ आ रही है? और ये डिस्टेंस जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। बीम पे डिपेंड करता है कि बीम की इंटेंसिटी कितनी सिवियर है, यानी वो कितना लॉन्गर डिस्टेंस तक जो है वो आपको डिस्टेंस विजिबल का जो है उसकी आपको विजिबिलिटी आपकी जो है वो बनाता है। लेकिन एक और चीज पे भी ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हेडलाइट बीम की पोजीशन के ऊपर। पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक टॉर्च है, बैटरी जिसको हम कहते हैं, अगर आपके पास एक टॉर्च है और वो टॉर्च आप सीधा पकड़ते हैं तो आपको काफी आगे तक चीजें नजर आती हैं। लेकिन अगर आप टॉर्च को अपने पैरों की तरफ पकड़ते हैं तो आपको एक लिमिटेड पोर्शन जो है वो नजर आ रहा होता है, दूर का जो ये एरिया है आपको विजिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये जो टॉर्च, ये तो चलो मैंने टॉर्च की मिसाल दी, गाड़ी में तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? गाड़ी में ये होता है कि अगर ये कर्व जो है जितना शार्प होगा, जैसे लेकिन ये शार्प है, तो शार्प कर्व में क्या होगा? बाय डिफॉल्ट हेडलाइट की पोजीशन नीचे की तरफ चली जाएगी। और अगर ये कर्व फ्लैट होगा तो फ्लैट में क्या होगा? ये गाड़ी जो है इस पोजीशन में होगी और इसकी हेडलाइट बीम जो है वो सीधा होगा। जब सीधा होगा तो उसको मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड विजिबल होगा। जब ये जो है ये इस तरह वर्टिकल कर्व की स्लोप पोजीशन में होगा तो तब उसको कम डिस्टेंस नजर आ रहा होगा। तो इस वजह से हम ये जो कर्व लेंथ है उसको इतना मतलब फ्लैट बनाते हैं, ये लेंथ को इतना इंक्रीज करते हैं ताकि हेडलाइट बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाए और आपको मैक्सिमम रोड विड्थ, मैक्सिमम रोड लेंथ जो है वो आपको नजर आ जाए। तो ये जो एसएसडी का क्राइटेरिया है सिर्फ रात के लिए हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है? कंफर्ट क्राइटेरिया है, अपीयरेंस क्राइटेरिया है और रेंज का क्राइटेरिया है। कंफर्ट क्यों जरूरी है ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वन बाय वन जब हम जाते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने एसएसडी का क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया है। ये ऑलरेडी यहाँ पे ये बातें मैं कर चुका हूं कि एसएसडी की क्राइटेरिया जो है वो दिन के वक्त उसकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिन को आपको तमाम रोड जो है वो नजर आ रहा होता है, जबकि रात के वक्त जो है वो आपकी विजिबिलिटी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, एक हेडलाइट बीम की पोजीशन के ऊपर और उसकी हेडलाइट बीम की डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये रोड लेंथ जो है वो कर्व के स्लोप्स को और लेंथ को इतना इंक्रीज किया जाता है और कर्व को इतना फ्लैट बनाया जाता है ताकि जो 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 रात के वक्त जो डिस्टेंस विजिबल हो वो एसएसडी के बराबर जितना डिस्टेंस एट एवरी टाइम ऑफ द रोड जो है वो विजिबल हो, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि देखें ये कर्व अगर जितना मैं शार्प बनाऊंगा तो ये हेडलाइट बीम की पोजीशन क्या चली जाएगी? वर्टिकल पोजीशन में चली जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको शार्प बनाता हूं तो शार्प में क्या होगा? गाड़ी की पोजीशन इस तरह होगी, और जितना ये आप ऊपर इमेज देख सकते हैं, देखें जितना फ्लैट होगा तो गेट हेडलाइट बीम की पोजीशन ये देखें सीधे हो जाएगी। तो आपको ये देखें लेंथ जो है वो मैक्सिमम नजर आएगा। सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी इस इमेज में भी आप टॉप में भी देख सकते हैं। देखें दिन के वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन रात के वक्त अगर आप इस टॉप में इमेज में देखें तो रात के वक्त क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए जितनी हेडलाइट की बीम है तो उसमें ये ऑब्जेक्ट उसको नजर आता है, लेकिन ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ये नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि हेडलाइट की बीम वहां पे पहुंच नहीं रही। तो इस वजह से जो है अगर ये डिस्टेंस जो है एसएसडी से कम है,
अगर ये ऑब्जेक्ट जो आखिरी वाला ऑब्जेक्ट है जो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इसको रिमूव करूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इट विल बी मोर क्लियर टू यू। यहाँ पे आप अभी आप देखें, ठीक है। अगर आप देखें, अगर ये ऑब्जेक्ट तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब होगा ये कि अगर ये गाड़ी से इस ऑब्जेक्ट का फासला एसएसडी से कम डिस्टेंस के फासले पे है, मतलब ये कम डिस्टेंस के फासले पे है जितना एसएसडी के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये गाड़ी भी खतरे में है और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी इन डेंजर सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अगर वो तो यहां से तो उसको नजर नहीं आ रहा, वो जाके हो सकता है यहां से इसको नजर आ जाए। तब जहां से इसको नजर आ जाए, अब ये डिस्टेंस तो इतना सफिशिएंट इनफ नहीं है, तो डेफिनेटली गाड़ी जो है वो स्टॉप नहीं होगी एंड इट विल कोलाइड विद दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रात के वक्त रोड को, स्पेशली सैग वर्टिकल कर्व को सेफ बनाने के लिए हम एसएसडी के क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अगेन ये दो कंडीशंस है आपके पास, तरीकेकार उसका यही सेम है जो हमने पिछले क्रेस्ट वर्टिकल कर्व में फॉलो किया था। इसमें भी दो कंडीशंस हैं, एसएसडी लेस देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व एंड एसएसडी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। दो फार्मूलाज हैं एक कंडीशन के लिए। एक फार्मूला ये वाला तब यूज करेंगे आप जब आपके पास जो डिस्टेंस है वो फीट में हो और स्पीड जो है एसएसडी में माइल्स पर आवर में हो। ये फार्मूला तब यूज करेंगे जब आपके पास डिस्टेंस जो है वो मीटर में हो और एसएसडी में जो स्पीड यूज होता है वो किलोमीटर पर आवर में हो, ठीक है। अगेन ये दो फार्मूलाज हैं, एक मीटर वाले डिस्टेंस के लिए और एक फीट वाले डिस्टेंस के लिए, ठीक है। शाबाश, अपने पास ये दो फार्मूलाज नोट करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एवरी स्टूडेंट मस्ट नोट बोथ द फार्मूलाज, ठीक है। a into SSD square divided by 400 plus 3.5 into SSD। फर्क दोनों फार्मूला में सिर्फ जो है इस कन्वर्जन फैक्टर का है, एक में ये 400 यूज हो रहा है और दूसरे में ये 120 यूज हो रहा है, बाकी फार्मूला सेम है। 400 तब यूज करेंगे जब आपके पास यूनिट्स जो है वो माइल्स में हो और फीट में हो, और 120 तब यूज करेंगे जब आपके पास यूनिट्स जो है वो किलोमीटर पर आवर में हो और स्पीड और जो डिस्टेंस है वो आपके पास मीटर में हो, ठीक है। नीचे वाले फार्मूला में भी फर्क सिर्फ 400 और 120 का है, बाकी फार्मूला सेम है, ठीक है। तो शाबाश, आप जरा ये फार्मूला अपने पास नोट करें और मुझे एक बंदा चैट में ओके लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि फार्मूला आपने नोट कर लिया है एंड देन आई एम गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है। शाबाश, फार्मूला नोट करें और मुझे चैट में लिखें ओके। लग वेट होगा सर। शशि, अच्छा वेट कोम सही, लग वेट होगा सर। सही द वेट कोम, सही द वेट कोम खुश जरूर लिखा शाबाला देर द लेक्चर गुड अला। हाँ, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ट्राई टू बी शार्प। आपके पास, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि आपके पास पेन, कैलकुलेटर और रजिस्टर आपके सामने होना चाहिए ताकि अपने पास अगर किसी का कोई सवाल है वो भी नोट करें और एंड में जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें पूछा करें। और एक फायदा ये होगा कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और फार्मूलाज नोट करने की जरूरत हो तो तब भी आप अपने पास ये फार्मूलाज वगैरह नोट करें ताकि हम फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। और साथ में कैलकुलेटर भी होना चाहिए आपके पास। अच्छा, जिन्होंने नोट कर लिए हैं वो जरा लिखिए ओके, शाबाश। जी, मुझे बहुत कम स्टूडेंट्स का ओके मिला है अभी तक। जी शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड, डन, नोटेड, ठीक है शाबाश। ये बाकी शहजादों को वो नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नोट थिंग्स, ओके। चलो अच्छी बात है, ना करें फिर पता चलेगा एग्जाम में, ठीक, ओके। अच्छा, अब जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्राइटेरिया, तो एसएसडी की क्राइटेरिया के ऊपर हमने फार्मूला डिस्कस किया जो है वो लेंथ का। ये दूसरा क्राइटेरिया है और वो है कंफर्ट का क्राइटेरिया, ठीक है। कंफर्ट की क्राइटेरिया का ये आप देख सकते हैं, दिस इज कंफर्ट क्राइटेरिया। अब व्हाई वी आर एक्चुअली डिटरमाइनिंग द लेंथ बेस्ड अपॉन द कंफर्ट क्राइटेरिया, ठीक है। इसलिए
कि जब आप हॉरिजॉन्टल ये जो क्रेस्ट वर्टिकल कर्व है उसमें कंफर्ट क्राइटेरिया का इतना इशू नहीं होता, जबकि सैग वर्टिकल कर्व में देयर इज एन इशू ऑफ कंफर्ट एज वेल। क्यों? उसकी मिसाल ये है कि अगर आपके पास ये देखें, ये एक सैग वर्टिकल कर्व है, ठीक है, और यहां पे अगर आप देखें एक गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, दिस इज अ कार विच इज मूविंग डाउनवर्ड अलोंग द सैग वर्टिकल कर्व, ठीक है। अब अगर आप देखें तो गाड़ी का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है कि नहीं है, ठीक है। और गाड़ी यानी एक्सेलरेशन, ये तो गाड़ी तो आगे मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन की वजह से इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गाड़ी एक फ्री फॉल पोजीशन में है, नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाती है जी। ये आपके पास एक्सेलरेशन आप कह सकते हैं गाड़ी की, या इसको हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो दो फोर्सेस गाड़ी पे सिमल्टेनियसली एक्ट कर रही होती हैं, गाड़ी का अपना एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, और गाड़ी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये वो दोनों जो जब कपल्ड हो जाती है तो आपने देखा होगा गाड़ी अपनी एक्चुअल एक्सेलरेशन से ज्यादा एक्सेलरेशन पे मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से ड्राइवर को फील होता है एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन। अगर ये कर्व इसको फ्लैट बना दिया जाए तो फ्लैट बनाते हुए क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा तो गाड़ी जो है वो डिस्कंफर्ट, या ड्राइवर जो है वो डिस्कंफर्ट फील नहीं होगा और ड्राइवर को गाड़ी कंट्रोल करने में आसानी होगी। सिमिलरली हम अगर सैग क्रेस्ट वर्टिकल कर्व की बात करें तो क्रेस्ट वर्टिकल कर्व में क्या होता है, गाड़ी आगे मूव कर रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो आगे की तरफ है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस किस तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस वजह से फिर होता यह है कि इसका इफेक्ट जो है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। इस वजह से हम जो है वो क्रेस्ट वर्टिकल कर्व में, सैग वर्टिकल कर्व में इस क्राइटेरिया को चेक करते हैं, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जब दोनों अपोजिट में है तो इस बजाय इंक्रीज होने के स्पीड रिड्यूस हो जाती है, और यहाँ पे बजाय कांस्टेंट रखने के स्पीड अपनी पोजीशन से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये चेक करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ऑलरेडी बुक में भी मेंशन है कि अगर आप एसएसडी की क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करते हैं तो कंफर्ट का क्राइटेरिया खुद ब खुद उसमें सेटिस्फाई हो जाता है। एक बात अपने पास नोट करें, शाबाश, अगर हम एसएसडी के क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करते हैं तो कंफर्ट का क्राइटेरिया खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर कंफर्ट, अगर आपसे कोई पूछे लेट्स सपोज एग्जाम में कि कंफर्ट क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करें, तो फिर तो यू शुड नो द फार्मूला एंड यू शुड आंसर, बट टेक्निकली यू शुड नो, अगर आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं या डिजाइन वगैरह करते हैं तो उस हवाले से ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं कंफर्ट का क्राइटेरिया चेक भी ना करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर जब मैं एसएसडी के क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन कर लेता हूं तो कंफर्ट का क्राइटेरिया खुद ब खुद उसमें सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। कंफर्ट के क्राइटेरिया के लिए ये दो फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है विच इज ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46.5 और दूसरा फार्मूला है ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 395। 46.5 तब यूज करेंगे जब आपके पास स्पीड जो है वो माइल्स में होगा, और 395 तब यूज करेंगे जब आपके पास स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगा। ए वही चीज है, अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्रेड्स जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है। वी आपके पास स्पीड है और लेंथ आपके पास लेंथ कर्व का मिनिमम लेंथ होगा। सर यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों दिया है सर 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर सर? क्या मतलब सर यार? ऐसी यहाँ पे सर जरूरत है सर? ये नहीं, इसकी जरूरत इस वजह से है कि हम देखें, ये जिस तरह हम एसएसडी डिटरमाइन करते हैं तो एसएसडी में हम एक
रेट ऑफ एक्सेलरेशन लेते हैं विच इज 11.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। हाँ, तो वो H2 की कुछ लिमिटेशंस हैं फार्मूलाज के ऊपर, कि फॉर एग्जांपल हम जब वो एसएसडी वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में जो हम एसएसडी के लिए रेट ऑफ एक्सेलरेशन या रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन लेते हैं वो 11.2 फीट पर सेकंड हम लेते हैं, ठीक है। तो इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट कंफर्टेबल राइड विल प्रोवाइड इफ द रेडियल एक्सेलरेशन नॉट ग्रेटर देन 1 फीट पर सेकंड। फिर इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला जिस क्राइटेरिया के ऊपर डिटरमाइन किया गया है वो ये इंश्योर करता है कि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर से ग्रेटर ना हो। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है? ये जो एक्सेलरेशन, हाँ, ये जो एक्सेलरेशन है जो कि गाड़ी की अपनी एक्सेलरेशन में एड अप होती है, ठीक है ना। तो अगर गाड़ी की अपनी एक्सेलरेशन में ये एड अप होती है तो अगर ये अप टू 1 फीट पर सेकंड एड अप होती है तो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो आपकी कंफर्ट को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन अगर 1 फीट पर सेकंड से ये इंक्रीज हो जाती है, लेकिन देखें इस केस में भी तो रेडियल एक्सेलरेशन है क्योंकि डाउन द हिल जा रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम है इसके मुकाबले में क्योंकि ये कर्व शार्प है, ठीक है। तो जब इंटेंसिटी कम होगी तो वो ड्राइवर की जो राइड कंफर्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, जबकि यहाँ पे ड्राइवर का राइड कंफर्ट डिस्टर्ब होगा। क्लियर? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैग वर्टिकल कर्व के लिए एक तीसरा क्राइटेरिया है और वो है आपके पास अपीयरेंस का क्राइटेरिया, ठीक है। अपीयरेंस का मतलब क्या है? किस तरह ये नजर आता है, उसकी लुक के साथ इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो लुक्स जो हैं वो कहां पे इंपॉर्टेंट होती हैं? अगर आप लोअर फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स बना रहे हैं, जस्ट लाइक कलेक्टर रोड है, कोई आपके पास आर्टीरियल रोड है या कोई लोकल रोड वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे अपीयरेंस का क्राइटेरिया इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप, अगेन मैं बता रहा हूं कि जितना आपके पास फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड अच्छी होगी उतनी ही आपने अच्छी तरह से, हर तरह से परफेक्ट रोड बनानी होगी। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसी रोड हो जो कि दिखने में भी खूबसूरत हो, ठीक है। तो दिखने में खूबसूरत कैसे आएगी? अगर आप देखें, ये एक सैग वर्टिकल कर्व है, ठीक है। अब दिस सैग वर्टिकल कर्व इज वेरी शार्प एंड दिस इज अगेन अ वेरी नाइस एंड स्मूथ वर्टिकल कर्व, ठीक है। अब विजिबिलिटी इसकी अच्छी है या इसकी अच्छी है? लुक जो है, डेफिनेटली द लुक फॉर फ्लैटर कर्व्स इज मोर अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस कंपेयर टू अ शार्प कर्व्स, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो हायर फंक्शनल क्लासिफाइड रोड्स होती हैं जैसे मोटरवे है यानी फ्रीवे है, तो वहां पे हम अपीयरेंस का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और ये जो अपीयरेंस का क्राइटेरिया है ये आपको सबसे मैक्सिमम लेंथ देता है इन पिछले तीनों क्राइटेरियाज में। लेकिन हम, चूंकि जितनी आपके पास लेंथ बढ़ेगी तो नुकसान क्या है? रोड विल बी अनइकोनॉमिकल। समझ आ रही है? ज्यादा कटिंग करनी पड़ेगी, ज्यादा फिलिंग करनी पड़ेगी, तो रोड वुड बी अनइकोनॉमिकल। लेकिन ये है कि चूंकि हमारे पास हायर फंक्शनल क्लासिफाइड रोड्स हैं तो हम फिर इकोनॉमी और खूबसूरती तमाम चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर आपके पास लोअर फंक्शनल क्लासिफाइड रोड्स होती हैं तो उसमें फिर सिर्फ एसएसडी के क्राइटेरिया के ऊपर लैंड डिटरमाइन करें एंड दैट वुड बी गुड इनफ, ठीक है। इसमें ए क्या चीज है? ए वही जो है वो फैक्टर है विच इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्रेड। अभी इस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लास्ट जो क्राइटेरिया है वो ड्रेनेज का क्राइटेरिया है और ड्रेनेज का क्राइटेरिया हम एग्जीक्यूशन की फेज पे चेक करते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि सैग वर्टिकल कर्व में आपके पास एक लोएस्ट पॉइंट आपके पास आता है कर्व पे, ठीक है। क्रेस्ट वर्टिकल कर्व पे कौन सा पॉइंट आता है? हाईएस्ट पॉइंट। और सैग वर्टिकल कर्व पे कौन सा पॉइंट आपके पास आता है? लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे पानी जमा नहीं होता, कुछ पानी इस तरफ पे चला जाता है और कुछ पानी इस तरफ चला जाता है। लेकिन जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पे पानी जमा होने का खदशा होता है। अगर बहुत ज्यादा बारिशें हो जाएं तो यहाँ पे पानी जमा होता है, ठीक है। अब पानी जब जमा होगा तो उससे ड्राइवर जो है अनसेफ होगा, राइड अनसेफ होगी और ड्राइवर जो है वो कंफर्टेबल राइड नहीं होगी। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारे पास जो लोएस्ट पॉइंट है उसको एक सर्टन मिनिमम स्लोप दें ताकि ये पानी यहाँ पे जमा ना हो। तो उसके लिए तरीकेकार क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आप लोवेस्ट पॉइंट डिटरमाइन करते हैं
और लोवेस्ट पॉइंट के एक साइड पे भी दूसरे साइड पे भी 50 फीट तक आप एक एडिशनल स्लोप देते हैं, ताकि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है वो आपके पास उसका एक एरिया ना बने, लोवेस्ट पॉइंट का एक एरिया ना बने, और उसमें एक पॉइंट तो हो लेकिन एरिया ना बने, जिसकी वजह से ये पानी जो है यहाँ पे रुके ना और वो साइड ड्रेन्स में चला जाए। ठीक है, तो मिनिमम ऑफ 0.35% स्लोप ये हम एक साइड ऑफ द अलोंग द लेंथ देते हैं। इस साइड पे भी 0.35 एडिशनल स्लोप, इस साइड पे भी 3 पॉइंट एडिशनल स्लोप, ताकि ये जो कर्व के साथ एरिया कब बनेगा, जब ये पॉइंट तो है लेकिन यहाँ पे देखें एक लेवल जीरो स्लोप आ जाता है। उस जीरो स्लोप को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, एक मिनिमम एडिशनल स्लोप दिया जाता है विच इज 0.35%। लेकिन ये अब ये जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो उस टाइम पे ये चेक करते हैं, डिजाइन के फेज पे आप सिर्फ ये ऊपर वाले जो क्राइटेरिया हैं उसको ही चेक करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम, एक बात यहाँ पे प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास जो 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 रोड है वो कर्व रोड हो। अगर आपके पास अनकर्व रोड है तो फिर ये क्राइटेरिया चेक करने की जरूरत नहीं है, वो पानी साइड रेंज से निकल जाता है। लेकिन अगर आपके पास कर्व रोड है, कर्व रोड का मतलब क्या है कि यानी रोड के एक साइड पे भी और रोड के दूसरे साइड पे भी ये जो आपको नजर आ रहा है ये कर्व्ड हो, तो पानी फिर तो डेफिनेटली जमा होगा, इस साइडों पे तो ड्रेन आउट नहीं होगा पानी। तो इस वजह से कर्व रोड की के केसेस में हम ये जो मिनिमम वर्टिकल स्लोप है, इस तरह स्लोप तो हम ऑलरेडी देते हैं, लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है विच इज अराउंड 0.35% एडिशनल स्लोप देते हैं एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। लोएस्ट पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे ये होता है कि आपके पास देखें, ये आपके पास एक क्रेस्ट सैग वर्टिकल कर्व है ना, लोएस्ट पॉइंट आप डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, वो मैं तरीका बताता हूं आगे, हमारे पास एग्जांपल्स हैं लोएस्ट पॉइंट डिटरमाइन करने के। ठीक है, तो जब लोएस्ट पॉइंट आप डिटरमाइन कर देते हैं तो लोएस्ट पॉइंट के साथ एक सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, उसके एक एरिया होता है जो कि 50 फीट तक का एरिया होता है, अराउंड अबाउट 100 फीट तक का एरिया होता है। उस एरिया में क्या होता है, पानी यहाँ पे जमा होने के प्रॉब्लम्स होती हैं, इस साइडों से तो पानी आ रहा होता है, तो उसको रोकने, अगर ये कर्व्ड है इस तरह की तो फिर पानी ज्यादा रुकता है और ज्यादा रुकता है। तो इस कर्वेचर को इस जीरो स्लोप पॉइंट को रिमूव किया जाता है। कैसे रिमूव करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, एक एडिशनल स्लोप देते हैं इस एरिया में, इस रीजन में। ठीक है, इस लोएस्ट पॉइंट के रीजन में हम एडिशनल स्लोप देते हैं 0.35% एक साइड पे और 0.35% एडिशनल स्लोप देते हैं। जब ये स्लोप होगा तो पानी रुकेगा नहीं, पानी साइड ड्रेन से बाहर निकलेगा। बस इसका यही मतलब है, और इतने और आपको परेशान इस ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, अगर इस रोड पे बात करें सर, ये जो रोड है सर, यहाँ पे यार ये तो प्लेन रोड है, खुदा के बंदे, ये तो कर्व नहीं है ना, ये तो वर्टिकल कर्व नहीं है ना, ये तो सैग वर्टिकल कर्व नहीं है सर। यहाँ पे सर आपने जो ऐड किया है सर, इसका मतलब तो ये नहीं है सर कि यहाँ पे भी आपने किस चीज के लिए ऐड किया है सर? ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि कर्व क्या होता है। कर्व, ये जो स्टोन होती है इसको हम कहते हैं कर्व स्टोन। अच्छा सर, ओके सर। ये तस्वीर बाद स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये कर्व क्या होता है। ये यहाँ पे इसमें लिखा होता है, यहाँ पे देखें, द ड्रेनेज क्राइटेरिया फॉर, यहाँ पे आप इसको पढ़ रहे हैं ये पहली लाइन को, द ड्रेनेज क्राइटेरियन फॉर सैग वर्टिकल कर्व्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन द रोड इज कर्व्ड। अच्छा समझ आ रही? तो आप स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि ये कर्व का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये स्लाइड मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की है ताकि ये जो है इस तरह की रोड को हम कहते हैं कर्व्ड रोड, यानी दोनों साइडों पे ये कर्व स्टोन लगे होते हैं। सर ये मैंने पहली बार सीखा है सर। अच्छा, तो ये इस स्टोन को कहते हैं कर्व स्टोन। ठीक है, ये जो स्टोन बनी हुई है, हाँ, तो ये एक साइड, रोड के एक साइड पे भी देते हैं, दूसरे से यहाँ पे भी देते हैं, इधर तो यहाँ पे नहीं दिया लेकिन यहाँ पे भी देते हैं। समझ आ रही है आपको? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब आते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ सैग वर्टिकल कर्व। ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। अ सैग वर्टिकल कर्व इज टू बी डिजाइंड टू जॉइन अ -5% ग्रेड टू अ +2% ग्रेड। दो ग्रेड G1 आपके पास कितना है, -5%, और G2 आपके पास कितना है, +2%। if the design speed is 40 miles per hour, अगर आपके पास डिजाइन स्पीड 40 है
डिटरमाइन द मिनिमम लेंथ ऑफ द कर्व दैट विल सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया। अब इसका क्या मतलब है, आपको किसी एक क्राइटेरिया का नहीं कहा गया, आपको कहा गया है कि आप पिछले जो तमाम क्राइटेरिया आपने पढ़े हैं उन तमाम क्राइटेरिया की फार्मूलेशन के बेस पे आप लेंथ डिटरमाइन करें, ठीक है। और बाकी ये जो पैरामीटर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। तो तरीकाकार क्या है, तरीकेकार बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम चले क्वेश्चन को देखते हैं कि यार क्वेश्चन में मुझे कहा गया है सैग वर्टिकल कर्व, ठीक है। तो मैंने फार्मूले जो यूज करने हैं वो सैग वर्टिकल कर्व के यूज करने हैं। G1 मुझे दिया गया है 5%, G2 मुझे दिया गया है 2% और स्पीड मुझे दी गई है 40 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो फार्मूला जो मैंने यूज करने हैं वो माइल्स के यूज करने हैं। तो मैं चला जाता हूं सबसे पहले फार्मूलाज की तरफ। ये फार्मूलाज है आपके पास। अब मेरे पास माइल्स में है तो फार्मूले ये दो मैं यूज करूंगा। क्लियर हो गई, ये फार्मूले यूज नहीं होंगे क्योंकि किलोमीटर में स्पीड नहीं गिवन। अब जब ये फार्मूले यूज होंगे तो उसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा या ये वाला फार्मूला यूज होगा, दोनों यूज करेंगे हम, क्योंकि कंडीशन का हमें नहीं पता कि SSD लेस देन द लेंथ वाला कंडीशन है या SSD ग्रेटर देन द लेंथ वाली कंडीशन है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, पहले वाली कंडीशन के मुताबिक फार्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे दो ही चीजें चाहिए, SSD चाहिए और मुझे A चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूं, SSD A डिटरमाइन कर लेता हूं। A कैसे डिटरमाइन करूंगा, शाबाश, कौन मुझे बताएगा, व्हाट वुड बी A? सर 7%। 7% कैसे याद है, देखिए -5 माइनस इंटू +2, ठीक है। तो अगर आप इसको एब्सोल्यूट में बंद करें तो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, तो -5 -2 विच इज इक्वल टू -7। एब्सोल्यूट से बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 7, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया A। SSD क्या आएगा, शाबाश, दूसरी चीज जो मुझे फाइंड करनी है वो SSD फाइंड करनी है। फार्मूला वही है 1.47 V इंटू टी प्लस V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या है 326.6। हाँ F, अच्छा F में क्या है, प्लस यूज करूंगा या माइनस, इसके बाद माइनस सर। माइनस, गुड, शाबाश, माइनस यूज करूंगा। अब माइनस में कौन सा यूज करूंगा, 5 या 2? 5 बिल्कुल, तो 0.01 325 इंटू G, ठीक है, G यूज करूंगा और G मेरे पास क्या होगा 5। अब शाबाश, ये फार्मूला 3.25.9 या अब हम ले सकते हैं, हाँ बल्कि 326 हम ले लेते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास आ रहा है 326 फीट। क्लियर हो गई, दोनों चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब मैं चला जाता हूं, दो कंडीशंस है मेरे पास, ठीक है। कौन से दो कंडीशंस है, SSD लेस देन लेंथ एंड SSD जो है वो दूसरी कंडीशन है ग्रेटर देन लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व। पहले कंडीशन के मुताबिक मैं डिटरमाइन कर लेता हूं, SSD की मेरे पास वैल्यू क्या है, SSD की जो वैल्यू है दैट इज 326, ठीक है। और जो यहां पे भी SSD की वैल्यू हमें क्लियर है विच इज 326। और मुझे शाबाश इस क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करें मुझे, और दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करें। तो लेंथ मेरे पास क्या आ रही है, सर SSD जब लेस देन L होगा सर तो फिर होगा 482.75। अच्छा, ये पहले वाले में पुट करें A विच इज 7, ठीक है, SSD 326 स्क्वायर, ठीक है, 4 डिवाइड बाय 400 प्लस 3.5 इंटू 326। शाबाश, L पहले वाले में पुट करें और मुझे आंसर बताएं। 482.75। 482.7, तो ये मैं लिख सकता हूं 483, ठीक है। इसमें मैं लिख सकता हूं 483 फीट। इसमें आ जाए, शाबाश, मुझे 432। जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे ये 432 आया है, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी पीछे हम जाएं, ये फार्मूलाज आपके पास गिवन है, 2 इंटू SSD 400 प्लस 3.5 इंटू SSD, ये देखें ये फार्मूला।
इसमें आप पुट करें SSD 326 और ए पुट करें 7, तो आपके पास आ जाएगा। अब जरा हम आते हैं आंसर्स की तरफ। अगर आंसर में हम देखें तो मुझे कहता है कंडीशन SSD कम होनी चाहिए और लेंथ ज्यादा होनी चाहिए पहले कंडीशन में, और आंसर्स क्या है, SSD कम है और लेंथ ज्यादा है, तो कंडीशन और आंसर आपके पास बिल्कुल करेक्ट आ रही है। यहाँ पे आप आ जाएं, कहते हैं कि SSD ज्यादा होनी चाहिए और लेंथ कम होनी चाहिए, लेकिन SSD तो कम है और लेंथ ज्यादा है, तो कंडीशन और रिजल्ट आपस में रिवर्स हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। इस वजह से जो हमारे पास जो लेंथ होगा वो यही लेंथ हम यूज करेंगे और ये जो लेंथ है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो एल मिनिमम होगा वो आपके पास आएगा 483, लेकिन एक बात, ये 483 फीट आ जाएगा। क्लियर होगी? अब ये तो हमने एक क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन किया, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप जो है ऑल क्राइटेरियाज, ये आप देखें ऑल क्राइटेरियाज के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करें। तो अब हम दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर चले जाते हैं, और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है? दूसरा क्राइटेरिया आपके पास है कंफर्ट वाला क्राइटेरिया। कंफर्ट वाले क्राइटेरिया का फार्मूला क्या है? वो है ए इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 46.5। ए आपने यूज करना है 7, वी आपने यूज करना है 40 और डिवाइड बाय 46.5। तो जरा कंफर्ट क्राइटेरिया के ऊपर मुझे बताएं। यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूं। 241 आ रहा है, ठीक है। तो कंफर्ट क्राइटेरिया के ऊपर जो लेंथ आपको आ रही है वो 241 आ रहा है, ठीक है। तो कंफर्ट क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ जो है वो 241 है। अब मुझे शाबाश जरा फाइंड करें लेंथ ऑन अपीयरेंस क्राइटेरिया। 700 फीट एग्जैक्टली, ठीक है। अपीयरेंस क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ क्या होगा? अपीयरेंस क्राइटेरिया में लिख देता हूं यहाँ पे APP, और उसके ऊपर जो लेंथ है वो 700 आ रही है। ग्रेट। 700 कैसे आ रही है? फार्मूला आपके पास गिवन है 100 इंटू ए। गुड, शाबाश, ठीक है। ए आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप पीछे जाएं तो ए आपको ऑलरेडी पता है विच इज 7। यहाँ इस कंडीशन में ए 7 पुट करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पास खुद ब खुद जो है वो एल आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास SSD के लिए SSD की क्राइटेरिया के ऊपर जो लेंथ आई है वो आ रही है कितनी? 483। अब जरा मैं देख देता हूं, देखें, अगर मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मैं SSD की क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन कर लेता हूं तो ये जो कंफर्ट का क्राइटेरिया है वो खुद ब खुद इसमें सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं 483 फीट लेंथ दे देता हूं तो 241 फीट का जो क्राइटेरिया है वो तो खुद ब खुद सॉल्व हो गया उसमें। तो इस वजह से अगर आप SSD के क्राइटेरिया के ऊपर लेंथ डिटरमाइन करते हैं तो कंफर्ट की क्राइटेरिया को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये SSD का क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूँ, कंफर्ट का क्राइटेरिया खुद ब खुद फुलफिल हो रहा है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते हैं तो फिर आपको डिटरमाइन करना जरूरी है, ठीक है। जो अपीयरेंस का क्राइटेरिया है, मैंने आपको बताया था कि अपीयरेंस के क्राइटेरिया एक लग्जूरियस टाइप ऑफ क्राइटेरिया है। यानी आप रोड को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो खूबसूरत तब होगा जब आपके पास लेंथ ऑफ द रोड ज्यादा होगी और आपके पास कर्व जो है वो शार्प नहीं होगा। तो ये देखें, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेंथ मिल रहा है विच इज 700 फीट। तो अगर आपने तमाम क्राइटेरिया को फुलफिल करना है तो फिर आपके पास जो फाइनल लेंथ होगा वो ये होगा 700 फीट। लेकिन अगर आपने बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना है तो बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए जो मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड होगा दैट वुड बी 483 फीट। क्लियर होगी बात? एक्सक्यूज मी सर, जब अपीयरेंस वाला सर अगर हम लेंथ इस्तेमाल करते हैं सर तो फिर यानी आधा से डबल हो जाएगा सर, बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा सर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बहुत अच्छी रोड बनाते हैं, यानी आप सुपर हाईवे बनाते हैं और जब आप मोटरवे बनाते हैं तो उस केस में फिर अपीयरेंस को भी देखा जाता है ताकि उसकी अपीयरेंस भी खूबसूरत हो, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर जो जैसे रिच कंट्रीज हैं तो रिच कंट्रीज तो सिर्फ बेसिक नीड्स को नहीं देखती, वो तो खूबसूरती को भी देखती है ना।
तो वहां पे फिर अपीयरेंस का क्राइटेरिया भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में हम तो बेसिक रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करें तो वो भी मतलब दैट वुड बी जो है मोर देन इनफ। तो वहां पे फिर आप एसएसडी का क्राइटेरिया है, इतनी लेंथ तो आपने हर सूरत में देनी है, क्योंकि सेफ्टी पे तो कंप्रोमाइज नहीं है। ऑल दो अपीयरेंस पे चलो हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, बट देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज ऑन सेफ्टी। क्लियर होगी बात? अगर आप यहां पे देते हैं तो आपकी मिर सलाम की बात सही है कि आप वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, आपको ज्यादा लेंथ ऑफ द रोड वे रिक्वायर्ड होगा। और ज्यादा लेंथ का मतलब क्या है कि आपको ज्यादा कर्व को फ्लैट करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट कि किस तरह हम मिनिमम लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं फॉर द सैग वर्टिकल कर्व। अच्छा, सर मिनिमम का मतलब है सर कि इससे ज्यादा भी हो सकता है सर, लेकिन ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होगा। इससे ज्यादा डिजाइनर के ऊपर है, वो जितना देना चाहता है, लेकिन मिनिमम का आपको पता हो कि इससे कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक टिपिकल लेआउट है ऑफ द वर्टिकल कर्व। इसमें ये होता है, ये देखें, बीवीसी बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व है, ईवीसी एंड ऑफ द वर्टिकल कर्व है, पीवीआई को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ वर्टिकल इंटरसेक्शन। ई आपके पास एक्सटर्नल ऑर्डिनेट है, और इसका लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ के बराबर होता है एक साइड भी, और दूसरा साइड भी हाफ ऑफ द लेंथ के बराबर होता है, क्योंकि ये इक्वल टेंजेंट कर्व है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है वाई। वाई को हम कहते हैं, शाबाश अपने पास नोट करें, इस वाई को हम कहते हैं वर्टिकल ऑफसेट। इस वाई को कहते हैं वर्टिकल ऑफसेट। ठीक है, वर्टिकल ऑफसेट का मतलब ये है, रिड्यूस लेवल का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ये देखें एक पहाड़ बना हुआ है ऑलरेडी, आप इस पहाड़ के दरमियान बनाना चाहते हैं एक कर्व, समझ आ रही है? ये एक पहाड़ बना हुआ है, अब ये पहाड़ तो बना हुआ है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है, ये जो कर्व बनाना है ये तो आपने बनाना है, तो इसकी अभी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, ये अभी तो आपको नजर नहीं आ रहा ना, अभी तो आपको पहाड़ ही नजर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पहाड़ के डिफरेंट पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल्स डिटरमाइन करते हैं। ये ऑलरेडी सर्वे से हम निकालते हैं, इंशाल्लाह जब आप लोग सर्वे कैंप चले जाओगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि किस तरह डिफरेंट पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स पे हम रिड्यूस लेवल डिटरमाइन करते हैं। रिड्यूस लेवल का मतलब क्या है कि किसी भी रेफरेंस पॉइंट से या मीन सी लेवल से इस पॉइंट, ये पॉइंट कितनी हाइट पे है, एच, उसको हम कहते हैं रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल का मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट जमीन के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर, वो किसी रेफरेंस पॉइंट से, आप कोई रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हैं, या मीन सी लेवल से यानी सतह समंदर से कितनी ऊंचाई पे है, तो उसको हम कहते हैं, उस एलिवेशन को कहा जाता है रिड्यूस लेवल। अब चूंकि सर्वे से तो हमें इस ग्रेडियंट के रिड्यूस लेवल्स मिल जाती है, लेकिन बनानी तो हमने कर्व है, तो कर्व मुझे चाहिए इस कर्व के रिड्यूस लेवल, ताकि इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स को मैं आपस में कनेक्ट करूं और मेरे पास ये कर्व बन जाए। समझ आ रही है? तो इस कर्व के जो पॉइंट्स हैं उनके रिड्यूस लेवल को फाइंड करने के लिए हम निकालते हैं वाई। समझ आ रही है? वाई, इस वाई को हम कहते हैं वर्टिकल ऑफसेट। ये वाई जब आपके पास आ जाता है तो आप क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट से, आप इस पॉइंट से यानी ये इस रिड्यूस लेवल से ये y माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ये नीचे कर्व का रिड्यूस लेवल। क्लियर होगी बात? तो ये वर्टिकल ऑफसेट आपको पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सर्वे में ये चीजें पढ़ी होंगी कि किस तरह वर्टिकल ऑफसेट निकालते हैं, किस तरह रिड्यूस लेवल निकालते हैं, और किस तरह ये डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन को आप डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो रिपीटिशन है, जो चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है। अब एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगी आपकी नॉलेज। A crest vertical curve having a length of 2184 feet joining a +3% curve with a -4% grade. To be designed for 75 miles per hour. If the tangent intersect at station 345 plus 60 at an elevation of 250 feet, determine the station and elevation of BVC and EVC. अच्छा, हम क्या, अभी हमने क्या करना है, अभी हमारे पास एक कर्व गिवन है और उस कर्व की लेंथ ऑलरेडी हमें पता है। इस कंडीशन में अगर कर्व की लेंथ आपको पता ना हो तो फिर क्या करेंगे जी, कौन मुझे बताएगा?
इफ यू डोंट नो द लेंथ ऑफ द कर्व व्हाट वुड यू डू? अगर मैं ये क्वेश्चन देता लेंथ हूं, ऑफ द कर्व का जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेंथ ऑफ कर्व का जो फार्मूला है ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट, हम क्या करेंगे, ये देखें क्रिस्ट वर्टिकल कर्व है, क्रिस्ट वर्टिकल कर्व है आपके पास। तो पीछे इससे पीछे मैंने आपको जो न्यूमेरिकल करवाए उसमें आपको मैंने समझाया कि किस तरह हम लेंथ डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेंथ डिटरमाइन करना होगा, और जब लेंथ आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद इस न्यूमेरिकल को फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मेरे पास लेंथ जो है वो 2184 फीट आ गई है। ठीक है, और ये जो है एक G1 आपके पास +3% है और G2 आपके पास -4% है। ठीक है, ये देखिए माइनस डिक्रीज हो रहा है, ये +3 है और ये -4 है। अच्छा, हमने क्या, इसकी डिजाइन स्पीड जो है वो 75 माइल्स पर आवर है, इसकी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी लेंथ का पता है। अगर लेंथ का पता ना होता तो फिर आपको इसे रिकैलकुलेट करनी पड़ती, वहां पे फिर आपको डिजाइन स्पीड चाहिए होता, तो ये सारी चीजें तब रिक्वायर्ड होती। इफ द टेंजेंट इंटरसेक्ट एट स्टेशन ऑफ 345 + 60, ये देखिए टेंजेंट, ये पीवीआई की बात कर रहे हैं। अगर ये पीवीआई आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है कौन से स्टेशनिंग पे, 345 + 60 पे, ये आपस में इसकी स्टेशनिंग आपको गिवन है, और इसकी एलिवेशन भी आपको गिवन है विच इज 250 फीट, यानी ये किसी भी रेफरेंस पॉइंट से या मीन सी लेवल से 250 फीट ऊपर है, यानी उसका रिड्यूस लेवल भी मुझे ऑलरेडी गिवन है। डिटरमाइन द स्टेशनिंग एंड एलिवेशन ऑफ बीवीसी एंड ईवीसी, आपको स्टेशनिंग एंड एलिवेशन फाइंड करनी है, बीवीसी की भी और ईवीसी की भी, दोनों की आपको फाइंड करनी है। स्टेशनिंग का मतलब ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एलिवेशन का मतलब है वर्टिकल डिस्टेंस यानी रिड्यूस लेवल। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसका तरीकेकार क्या है? इसका तरीकेकार बहुत आसान है, क्योंकि ये इक्वल टेंजेंट वर्टिकल कर्व है, तो इक्वल टेंजेंट वर्टिकल कर्व में यहां से हाफ ऑफ द लेंथ इस साइड पे है और हाफ ऑफ द लेंथ इस साइड पे है। तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले तो मैं स्टेशनिंग फाइंड कर लेता हूं बीवीसी की। ठीक है, तो बीवीसी की जब मैं स्टेशनिंग फाइंड करता हूं, तो अगर मैं मुझे पीवीआई की स्टेशनिंग का पता है और पीवीआई की स्टेशनिंग से मैं हाफ ऑफ द लेंथ सब्ट्रैक्ट करूं, तो डेफिनेटली मैं हॉरिजॉन्टल जो है वो यहां पे पहुंच जाऊंगा बीवीसी पे। अगर इस पीवीआई से, ठीक है, ये इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, इससे मैं ये हाफ ऑफ द लेंथ सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा? डेफिनेटली पहुंच जाऊंगा। तो क्या है इसका तरीकेकार कि आप इसके, ये है 345 लेंथ ऑफ कर्व मानो। हाँ, ये 345 + 60 करें तो ये 34560 बनेगा। ओके, इट इज यस सर, 334 + 68। हाँ, ये 345 + 60 करें तो आपको पता चले टोटल डिस्टेंस आपको लीनियर डिस्टेंस आपको आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास जो डिस्टेंस है वो स्टेशनिंग में है। तो 345 + 60 करें तो ये 60 माइनस L/2 लेंथ आपके पास क्या है 2184 डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपको बीवीसी की स्टेशनिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस सर, 334 68। गुड, शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगी 334 और 68। ठीक है, और ये +68, यानी लास्ट 2 डिजिट्स में अलग कर लेता हूं, तो ये मुझे स्टेशनिंग मिल जाएगी बीवीसी की। ईवी एंड ऑफ द वर्टिकल कर्व के लिए मैं क्या कर लेता हूं, ईवीसी के लिए वो भी बड़ा आसान तरीका है, आप कर इस देंगे, पीवीआई के साथ ऐड भी कर सकते हैं और आप बीवीसी के साथ क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द कर्व प्लस कर सकते। शाबाश, इस बीवीसी के साथ आप ऐड भी कर सकते हैं लेंथ, टोटल लेंथ। तो आपके पास बीवीसी क्या है सर 334 60, एक मिनट, 334 68 और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया लेंथ ऑफ द कर्व जो कि है 2184, 356 52 शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगा 356 52 और ये आपके पास आ जाएगा +52। आई होप ये आपको समझ आ गई है कि किस तरह हम करते हैं, क्लियर होगी। ये तो हमने स्टेशनिंग को समझ लिया कि स्टेशनिंग हम पीवीआई की, बीवीसी की और ईवीसी की कैसे डिटरमाइन करते हैं।
जी किसी का कोई सवाल था? सर ये 34560 का पूछ रहा था। 34560 का पूछ रहे थे। आपको देखें, आपको जो गिवन है वो है 345 प्लस 60। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, 345 स्टेशन है ना, 345 स्टेशन हैं और 60 एडिशनल डिस्टेंस है। तो ये देखें फीट में है, तो फीट में क्या है 345 जो है वो टोटल स्टेशंस हैं, जो कि एक स्टेशन 100 फीट के बराबर। 100 का हो जाएगा। तो जरा आप मल्टीप्लाई करें 345 के साथ 100 और जो आंसर आएगा उसके साथ 60 ऐड करें, तो आप देखें क्या आंसर आता है। आप जरा कैलकुलेट करें, 345 के साथ 100 मल्टीप्लाई करें और फिर उसके साथ 60 ऐड करें और मुझे बताएं कि 34560 आ रहा है या नहीं आ रहा। यस सर। 34560 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आगे। ओके ठीक है, तो ये तरीका है, सही है। ठीक है सर। ओके, यहां पे हमने स्टेशंस डिटरमाइन कर दिए। अब आते हैं एलिवेशंस की तरफ, ठीक है। तो एलिवेशन का क्या तरीकाकार है, यहाँ पे मैं एक और स्लाइड फर्दर ऐड करता हूं ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए एलिवेशन के लिए। एलिवेशन डिटरमाइन करने का तरीका ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल ये जो इस पॉइंट की एलिवेशन मेरे पास गिवन है, ये पॉइंट है BVI की, और वो क्या है 250 फीट, सही है। अब ये जो डिस्टेंस, ये कितने स्लोप पे है, 3% स्लोप पे। 3% स्लोप का मतलब क्या है, 3% स्लोप का मतलब ये है कि अगर मैं 100 फीट सीधा जाता हूं तो आफ्टर कवरिंग 100 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैं क्या कर लेता हूं, कितना फीट वर्टिकल मूव कर लेता हूं, 3 फीट। तो 3% स्लोप का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से 3 फीट ऊंचा है, ठीक है। अगर मैं 100 फीट लीनियर डिस्टेंस कवर करता हूं, 100 फीट, तो मैं कितना एट द एंड ऑफ द 100 फीट, हाउ मच आई शुड रीच एट द एलिवेशन, दैट वुड बी 3 फीट हाई फ्रॉम इट्स लीनियर डिस्टेंस एंड पॉइंट। क्लियर होगी बात। ये 3% का मतलब है। 4% का क्या मतलब है, 4% का मतलब ये है कि अगर मैं चला जाता हूं 100 फीट कवर करता हूं तो मैं कितना एट द एंड ऑफ द कर्व, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस मैं कवर करूंगा, दैट वुड बी इक्वल टू 4 फीट। तो इसका मतलब ये है कि ये 4% स्लोप पे है और ये 3% स्लोप पे है। तो आई होप ये चीज आपको पता होगी। ये तो मैट्रिक वाली बातें हैं ना, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे ऊपर जा रहा हूं तो ये 3 फीट तो मैं एलिवेशन पे जा रहा हूं। अगर मैं नीचे आ रहा हूं तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली फिर 3 फीट जो है वो नीचे आऊंगा ना फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर ये 250 पे है, अगर इसकी एलिवेशन क्या है, 250 पे है, तो इसकी एलिवेशन क्या होगी, 3 और कम होगी उससे, इससे कम होगी, क्योंकि ये 100 फीट अगर मैंने नीचे ट्रेवल कर लिया है तो ये जो है ये 250 से आप 3 माइनस करें तो ये 253 पे होगी। यस सर। समझ आ रही 253 नहीं सर, 247 यार। हाँ सॉरी मैं समझा, मैंने 256 ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ये आपके पास ये जी मीर सलाम को समझ नहीं आ रही क्या सशी, तो मीर सलाम आवाज न राजी 347 सर लास्ट के जो सर लास्ट में सर 250 के बाद सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। यार मैंने आपको बताया, देखें अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना कवर किया है, तो अगर आपके पास 3% स्लोप है तो एलिवेशन आप 3 फीट ऊपर जाओगे। लेकिन अगर आप नीचे जा रहे हैं और 3% पे नीचे आ रहे हैं तो तब आप 100 फीट डिस्टेंस कवर करने के बाद 3 फीट नीचे आएंगे। समझ आ रही है। अगर इसकी एलिवेशन 250 है इस पॉइंट की, ठीक है, तो 100 लीनियर डिस्टेंस कवर करने के बाद जो पॉइंट आएगा उसकी एलिवेशन 3 फीट कम होगी। अब अगर मैं नीचे और आता हूं और मैं 200 फीट कवर करता हूं तो फिर क्या होगा, ये कितना रिड्यूस हो जाएगा, 6 फीट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 241 पे। समझ आ रही है। अगर मैं फर्दर नीचे आता हूं सेम स्लोप पे, ठीक है, और मैं आता हूं 300 फीट, ये 300 फीट नीचे आता हूं, तो फिर क्या होगा, तब क्या होगा, ये और रिड्यूस हो जाएगी, जो कि कितना रिड्यूस हो जाएगी, 238 पे आ जाएगी। तो इस तरह अगर आप ऊपर जा रहे हैं
तो हर 100 फीट कवर करते हुए आप 3 फीट ऊपर जा रहे हैं, और अगर आप नीचे आ रहे हैं तो हर 100 फीट नीचे आते हुए आप 3 फीट नीचे आ रहे हैं। ये मतलब है 3% स्लोप का। उस पोई का नाम ये सलाम। ओके सर, बिल्कुल सर, पूछो सर, थैंक यू वेरी हाँ मच। ठीक शो नो। अब जो है, अब हम क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और उस पॉइंट की एलिवेशन निकालते हैं। अब आपने देखा, ये देखें मेरे पास जो है ये कर्व है, इसको मैं अगर इसको छोड़ो, मैं नेक्स्ट स्लाइड शुरू करता हूं ताकि 217.24। ग्रेट ग्रेट, शाबाश, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसी कंसेप्ट को यूज करें, और मेरे पास जो कर्व है ये देखें, ये मेरे पास इस तरह का एक कर्व है, टेंजेंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट की एलिवेशन क्या है, 250, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व के बराबर है कि नहीं है, इक्वल टेंजेंट कर्व है ना। तो ये होगा 2184 डिवाइडेड बाय 2 इस साइड पे है, और 2184 डिवाइडेड बाय 2 इस साइड पे है। इस साइड पे क्लियर होगी बात, ठीक है। अब अगर मैं 2184 डिवाइड बाय 2 डिस्टेंस कवर करता हूं, नीचे आता हूं, कितने स्लोप पे नीचे आ रहा हूं, ये है स्लोप 3%। 0.03 है सर। एग्जैक्टली 3% नीचे आ रहा हूं, तो यहां पे पहुंच के एट द एंड ऑफ 2184 डिवाइड बाय 2 डिस्टेंस, इस पॉइंट का एलिवेशन क्या होगा। तो तरीकेकार बड़ा आसान है। अगर मैं 100 फीट नीचे आता हूं, डाउन आता हूं, तो कितना फीट नीचे आऊंगा, 3 फीट, सही है, इक्वल। और अगर मैं 2184 डिवाइड बाय 2 करें जरा, कितना बनता है, 1068 आता है कि कितना आता है, 1034 आता है कि 1092 आ रहा है, अब जितना भी आ रहा है सब 1092, शाबाश, गुड। तो अगर मैं 1092 डिस्टेंस कवर करता हूं, नीचे आता हूं, तो उससे कितना वर्टिकल डिस्टेंस में नीचे आ जाऊंगा, ये अभी नहीं पता, तो ये मैं मालूम कर लेता हूं। तो वही बच्चों वाले सवाल है, इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, आपको समझ आ जाएगी। आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या वैल्यू आपको मिल रही है सर? 217 आ रही है सर। नहीं 217 तो आ रही है, 32.7% आ जाएगा। 32.24 है सर। 32.76 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 32.76 फीट में नीचे आ जाऊंगा, एलिवेशन पॉइंट। तो आपने अगर इस पॉइंट का एलिवेशन फाइंड करना है तो वो 250 से माइनस करें, तो एलिवेशन ऑफ मैं लिख रहा हूं, एलिवेशन ऑफ द BVC, बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व, आपके पास क्या आएगा, 250 माइनस 32.76, तो आपके पास क्या आएगा सलमान, 217 अशारिया 217.24 आ रहा है, ठीक है। ये मैंने 24 लिख दिया। तो ये आपके पास इस तरह हम एलिवेशन फाइंड कर सकते हैं BVC की। अब शाबाश, आपने खुद फाइंड करना है एलिवेशन ऑफ द EVC, और मुझे 206.32। हाँ वो तो आपने कर लिया, लेकिन ये बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, एलिवेशन ऑफ द EVC कैसे करेंगे, यही तरीकेकार यूज करें। शाबाश, ये मुश्किल तो नहीं है ना, इसमें क्या मुश्किल है, डायरेक्ट फार्मूला। हाँ 250 से मैं माइनस करूंगा L/2 into G2। ये एक बात है, ये 4% है। अच्छा यस सर, तो L/2 into G2। हाँ बिल्कुल, शाबाश, L/2 into G2 करेंगे। लेकिन ये जरा स्टूडेंट के लिए मैंने ये वो बच्चों वाला तरीका एक्सप्लेन किया है, ये जो आप 6-7 क्लास में पढ़ते हैं। जी 250 से मैं कितना माइनस करूं अगर 4% नीचे आ रहा हूं, कौन मुझे बताएगा, शाबाश। हाउ मच डिस्टेंस आई शुड सब्ट्रैक्ट, सर 43.68। शाबाश, ये मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 43.6, 206.32 आ रहा है सर। यस 43.68 में माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 206.32
32 आ जाएगा। आई होप कि आपको पता चल गया कि किस तरह हम डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन फाइंड करते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स के ये जो क्या कहते हैं स्टेशनिंग है वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है इसमें कोई। इस यहाँ पे नो आप सर, आसान है सर। आंसर आप अपने पास कंपेयर करिए। देखें इस पॉइंट की एलिवेशन मैंने लिखी है 217.24, इसकी एलिवेशन मैंने लिखी है 206.32 और ये इनके जो है स्टेशंस में मैंने लिखे हैं ऑलरेडी आपको, ठीक है। तो इस तरह यू कैन डिटरमाइन कि किस तरह हम जो है वो एलिवेशन और स्टेशन फाइंड कर सकते हैं। अब एक और चीज की तरफ जाते हैं कि हम किस तरह हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसी भी कर्व के ऊपर, स्पेशली सैग वर्टिकल कर्व में ये जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं लोएस्ट पॉइंट। ये देखें ये जो सैग वर्टिकल कर्व है जहां पे कर्व शिफ्ट होगा इसको हम शिफ्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। इस शिफ्टिंग पॉइंट की लोकेशन आप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखें इस शिफ्टिंग पॉइंट की अगर आप क्रेस्ट वर्टिकल कर्व बना रहे हैं तो ये इसको यहां पे इसको हम कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट, दिस वुड बी द हाईएस्ट पॉइंट। लेकिन सैग वर्टिकल कर्व में दिस वुड बी द लोएस्ट पॉइंट। अब ये लोएस्ट पॉइंट अगर हम इक्वल टेंजेंट कर्व लेते हैं तो ये लोएस्ट पॉइंट कहां पे होगा, यानी इसको हम शिफ्टिंग पॉइंट कहते हैं कि ये एक कर्व से लेकर दूसरे कर्व पे किस पॉइंट पे ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और यहां पे भी क्या है कि किस लेंथ पे जाके ये कर्व एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लोएस्ट पॉइंट या फिर हाईएस्ट पॉइंट। उसकी डेरिवेशन में हम नहीं जाते, आप सिर्फ अपने पास ये फार्मूला नोट करें और ये फार्मूला डायरेक्टली आपको बताएगा कि किस तरह हम डिफरेंट पॉइंट्स की एलिवेशन और लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये माइनस जो फार्मूले के माइनस हैं उसके साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी और ग्रेड के जो माइनसेस हैं वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ये G1 है फर्स्ट ग्रेड, दिस इज L इज द लेंथ ऑफ द कर्व, G2 सेकंड ग्रेड है और ये G1 फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है। अगर आपने पास ये फार्मूला लिखें शाबाश, x इज इक्वल टू लोकेशन लिखें, लोकेशन ऑफ द लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व। तो लिखें x इज इक्वल टू माइनस G1 L डिवाइडेड बाय G2 माइनस G1। ये फार्मूला शाबाश अपने पास लिखें। इसमें L जो है इट इज द लेंथ ऑफ द कर्व। हैव यू रिटन द फार्मूला? सर इन्होंने L लिखा है कि फीट में, सर ये तो मीटर में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो मेरे x आपके पास मीटर में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। जी लिख लिया आपने फार्मूला? यस सर, यस सर। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, यहां आपको समझ आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये G1 G2 जो होता है सर, जहाँ फॉर एग्जांपल 3% हमें दिया है तो फिर हम 0.003 लिखते हैं यहाँ पे। नहीं, परसेंट में लिखना है। ये क्वेश्चन में ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये है ये आपने एग्जैक्टली आपने बिल्कुल आपने परसेंट में लिखना है, ठीक है। ये मैं इसको खैर मेरे से भी भूल गया है, मैं देख लूंगा इसको, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। खैर मैंने आंसर ऐड किए हैं उस न्यूमेरिकल में। सर शायद परसेंट में नहीं लिखना, चलो न्यूमेरिकल करते हैं सर, क्योंकि L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सर ये नीचे स्लाइड में आपने लिखा हुआ है सर, तो इसलिए वो 0.0 करके लिखेंगे सर नीचे वाले स्लाइड में सर आपने लिखा हुआ है। कौन से? हाँ बिल्कुल, ये इन परसेंट होगा। इन परसेंट का मतलब क्या है कि आपने बस डायरेक्टली नोट करना है, डायरेक्ट नोट करना है, ठीक है। यही मतलब ये है कि G जो है 3% है तो 3 यूज करेंगे आप, और 4% है तो 4 यूज करेंगे आप, ठीक है। तो जरा खैर है कैलकुलेट कर लेते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। इतनी चीजें होती हैं कि हमसे भी कभी कभार ज़हन से बातें उधर उधर हो जाती हैं, लेकिन नो इश्यूज, हम इसको हम वैसे भी सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा। अच्छा, फार्मूला आपने नोट कर लिए हैं, अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। सैग वर्टिकल कर्व एक इक्वल टेंजेंट सैग वर्टिकल कर्व है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी लेंथ आपको ऑलरेडी पता है, विच इज 600 फीट, ठीक है। Curve has a PVC at stationing of 170 plus 00 and elevation of 1000 feet.
the initial grade is minus 3.5% and the final grade is 0.5%. Determine the stationing and elevation of the lowest point on the curve. ठीक है, यानी ये जो आपको डिस्टेंस देगा x, ये आप पिछले एग्जाम्पल में देखें x, ये जो x आपको देगा वो ये x वो डिस्टेंस है कि जहां से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, यानी यहां से जहां से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां पे ये कर्व क्या होगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये वो उस पॉइंट की लोकेशन आपको बताएगा। अच्छा, तो तरीकेकार उसका बड़ा आसान है। ठीक है, आप क्या करें, आप एलिवेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट के लिए फार्मूले में चले जाएं और सबसे पहले आप x डिटरमाइन करें। ठीक है, कि ये पहले तो मुझे पता तो चल जाए कि कर्व के ऊपर ये कितना फासले पे है ये जो लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो x का तरीकेकार, x डिटरमाइन करने का तरीकेकार क्या है, -g1l डिवाइड बाय g2 माइनस g1। ठीक है, तो -g1 525 आ रहा है। हाँ, जो भी आ रहा है ठीक है, -g1 में मैंने क्या पुट करूंगा, एक जरा मैं आपके लिए -3.5 -3.5, ये माइनस अपना लगेगा तो प्लस हो जाएगा सर। ठीक है, ये माइनस अपना यूज करेंगे, ये इसमें चेंजेस नहीं होगी। तो -g1 इंटू l आपके पास कितना है 600 डिवाइडेड बाय g2 माइनस g1 है। ठीक है, तो g2 आपके पास कितना है +5 0.5 यस, हाँ +0.5 और ये माइनस इंटू -3.5 3.5 525 फीट। क्लियर होगी। तो मेरे पास जो x है वो 525 फीट आ रही है, ऑलरेडी मैंने लिखा भी है। क्लियर, नीचे यहाँ पे आप देखें दिस इज 525 फीट। इसका मतलब ये है कि जब हम बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व से स्टार्ट लेंगे तो 525 फीट पे जाके क्या होगा, ये कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम वन डायरेक्शन इनटू अनदर डायरेक्शन एंड दैट पॉइंट वुड बी कॉल्ड एज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल कर्व। तो ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको पता चल गई कि किस तरह हम हॉरिजॉन्टली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये कर्व पे होगा ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास होगा कि जहां पे आप कर्व पे एंटर होंगे तो 525 फीट डिस्टेंस कवर करने के बाद पे जब पहुंचेंगे तो उस पॉइंट पे आपके पास लोएस्ट पॉइंट आएगा। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट एलिवेशन की तरफ जाते हैं कि इसके एलिवेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एलिवेशन डिटरमाइन करने का तरीका वही तरीका है कि ये देखें, आप पीवीआई तक पहुंचते हैं, फिर पीवीआई के बाद क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है, ये फार्मूला है आपके पास। ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें आप वर्टिकल ऑफसेट डिटरमाइन करते हैं। वर्टिकल ऑफसेट क्या होगा, ये आपको जो डिस्टेंस देगा इसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑफसेट। ठीक है, तो वर्टिकल ऑफसेट डिटरमाइन करने का तरीका जो है वो वाई बता रहा है जी, ये वो वाई बता रहा है सर, ये वो वाई बता रहा है, बिल्कुल ये वो वाई आपको बता रहा है। तो उसमें ए ऑलरेडी आपको पता है, एक्स जो है वो आपके पास क्या होगा, दैट वुड बी द डिस्टेंस एंड 200 एल, एल जो है आपके पास लेंथ ऑफ द कर्व होगा। जरा आप वाई डिटरमाइन करें इस फार्मूला से तो वाई आपको पता चल जाएगी। ये जो फार्मूला है 9.18, तो ये मैंने 9.2 लिया है तकरीबन। ठीक है, वाई मैंने 9.2 लिया है। अब जब 9.2, ये मुझे देखें, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल मुझे पता होगा, इस पॉइंट के रिड्यूस लेवल के साथ, ठीक है, जब मैं ऐड करूंगा 9.2 तो मैं इस पॉइंट के रिड्यूस लेवल तक पहुंच जाऊंगा जो कि लोएस्ट पॉइंट का रिड्यूस लेवल होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब ये जो नीचे रिवाइज कर सर। अच्छा, ये जो ऊपर वाला, ठीक है मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें सर 99982 वाला, ये जो है 999.82 आपके पास कैसे आया है। पहले तो बात ये है कि आप 5, ये इस नीचे जो पॉइंट है इसका रिड्यूस लेवल आपको मालूम करना है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत आसान है, अगर नहीं पता तो फिर आपको ये जो नीचे 990 मैंने लिखा है इसको आपने डिटरमाइन करना होगा। यू हैव टू डिटरमाइन दिस 990 एंड देन यू हैव टू ऐड दिस 9.2 टू गेट 999.82। लेकिन ये 990 कैसे डिटरमाइन करूंगा, ये वही तरीका है। ये देखें, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल है 1000,
अब 1000 अगर मैं नीचे आ रहा हूं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा यहां तक? हाफ ऑफ द लेंथ है कि नहीं है? हाफ ऑफ द लेंथ विच इज 300। तो अगर 300 में नीचे आता हूं तो इस पहाड़ी की जो नीचे वाला सतह है इसका रिड्यूस लेवल मुझे मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? अब मैं ये पॉइंट तो है वो तो 300 से भी आगे है। ये जो लोवेस्ट पॉइंट आपको कर्व पे मिल रहा है वो 300 फीट से भी आगे है। तो फिर क्या करेंगे? मैंने पहले क्या किया, 989.5 निकाला। वो कैसे निकाला? वही तरीका है कि इसको 1000 माइनस 3.5% इनटू दिस लीनियर डिस्टेंस, ये जो पिछला तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको मिल जाएगी 989.5 फीट। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसके साथ और, यानी ये तो आपने 300 फीट नीचे आ गए। हमने कितना नीचे जाना है? हमने 525 फीट नीचे आना है। ठीक है, तो 525 फीट नीचे में आऊंगा। ठीक है, और फिर इसके साथ ही वर्टिकल ऑफसेट ऐड करूंगा तो फिर आपको ये जो है वो लोएस्ट पॉइंट का एलिवेशन मिल जाएगा। ये मेरे से कोई गलती हुई है 990.625 की, इसको यहाँ पे करेक्ट करने की जरूरत है। आप इस तरह करें, शाबाश। जरा सलमान और ये जो कुछ स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, यासर वगैरह, ये मीर सलाम लोग, आप क्या करें? आप 525 फीट नीचे आए, 525 फीट नीचे आए। कौन से स्लोप पे? एट अ स्लोप ऑफ 3.5%। तो मुझे बताएं कि आप और 1000 से माइनस करें तो ये इस पॉइंट का एलिवेशन आपको मिल जाएगा। वो जरा 9.5 क्या 989 नहीं, गलत होगा। जरा दोबारा यार 918, आपने 300 नीचे नहीं आना ना यार, आपने 525 फीट नीचे जाना है। जरा मैं इसको आपके लिए आसान बनाए तो इरेज ऑल। आप क्या करें? आपने यहां से इस पॉइंट से कितना नीचे जाना है? 525 फीट। तो मुझे इस पॉइंट का जो रिड्यूस 37.5 आ रहा है। शाबाश। बाकी स्टूडेंट भी जरा कैलकुलेट करें। अगर मैं 3.5% स्लोप पे नीचे आ रहा हूं तो कितना नीचे आऊंगा मैं? 989.5 फीट नीचे आऊंगा। सर ये तो सही है सर। यार ये तो 989.5 आता है यार सर, ये तो सही है। 300 ये गलत है, इसको छोड़ें आप। 300 नीचे हमने नहीं जाना, हमने 525 फीट नीचे जाना है यार। सर 981.625 सर। मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको 981.625 981.625। तो मुझे इस पॉइंट का, शाबाश, ये मुझे मिल जाएगा 981.625। तो मैं ये ले लेता हूँ 0.6, चलो ले लेता हूँ। ठीक है, या 0.625, चलो मैंने ले लिया। अब क्या करते हैं? अब हम निकालते हैं y हमने कितना निकाला? 9.2 9.2। ये मैं इसके थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 990.82। हाँ, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये इस न्यूमेरिकल में गलती थी। अच्छा, ये इसको मैंने करेक्ट कर दिया। 990.82। अब देखें, ये मुझे 981.625 मिल गया है। अब मैं इसके साथ y ऐड करूंगा, ये y है, और ये y मुझे इस पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, याद रखें, ये y मुझे एक ही स्लोप पे हमने जाना है, या इस स्लोप पे नीचे आएंगे या इस स्लोप पे आएंगे, तो सिंगल स्लोप से ही कैलकुलेशन होगी आपकी। ठीक है, तो ये देखें, सिर्फ -3.5% पे मैंने कैलकुलेट किया, मैं नीचे चला गया। ये y जो है मेरे पास है 9.2, इसके साथ 9.2 ऐड करें और आपको इस पॉइंट का एलिवेशन मिल जाएगा, जो कि कितना है? 990.82। 990.82 है सर। तो आई होप 0.82 है। ठीक है, तो अब आपको आई होप के क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम
सर यहाँ पे जी 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 सर बोलो। हाँ बोलो। सर सर यहाँ पे सर हम टेंजेंट लेंथ को माइनस नहीं करते सर, सिर्फ 525 वाली सर उसको माइनस करेंगे सर, यार टेंजेंट लेंथ जो क्यों एक्स माइनस एक्स की करोगे? पोजीशन है सर। नहीं, एक्स की पोजीशन ऑलरेडी मुझे पता है ना, मैं 525 फीट पे पहुंच गया हूं ना यार। मुझे सिर्फ एक इसकी अगर मैं इस तरह यस मूव सर। करता हूं तो ये कितने फासले पे ये लोवेस्ट पॉइंट आएगा? एक्स। ये आपको एक्स देगा और ये आपको वाई देगा। ये देखें, ये आपको जो डिस्टेंस नजर आ रहा है ये आपको वाई से मिलेगा। वाई का फार्मूला ये है और एक्स का फार्मूला ये है। लेकिन एक बात याद रखें, आपको एक ही स्लोप से नीचे जाना है, ठीक है? तो ये एक ही 5.525 फीट अगर मैं नीचे आ जाता हूं तो मैं इस एलिवेशन तक पहुंच जाता हूं। ये जो एलिवेशन है इसके साथ आप y ऐड करोगे तो आपको ये वाली एलिवेशन मिल जाएगी जो कि लोवेस्ट पॉइंट की एलिवेशन है। अब क्लियर होगी बात? सर इसको अब क्लियर समझा होगी गया बात? सर। ये मैं पूछ रहा सर कि हम जो सर हम लिख रहे थे सर वहाँ पे सर लेंथ जो टेंजेंट लेंथ है ना उसको सर हम G1/100 इंटू एक्स कर रहे थे सर। टेंजेंट लेंथ मुझे समझ नहीं आ रही यार, आप क्या पूछ रहे हैं? यस सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, हम पहले एग्जांपल में सर हमने किया है ना वहाँ पे सर हम टेंजेंट लेंथ को सर माइनस कर रहा था सर, यहाँ पे हम 525 को माइनस कर रहा है सर। यार तो हम टेंजेंट लेंथ को इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पे डिस्टेंस टेंजेंट हाफ ऑफ द टेंजेंट लेंथ के बराबर है ना यार। अब अगर मैं इस हाफ ऑफ द टेंजेंट लेंथ से भी यस सर, तो नीचे यहाँ जाना पे चाहता, 300 अगर का मैं, बराबर। हाँ अगर मैं इससे भी नीचे जा रहा हूं तो मैं इतना डिस्टेंस माइनस करूंगा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट लेंथ तब करेंगे जब आपने बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व तक पहुंचना है। अगर उससे भी नीचे जाना है तो और एक डिस्टेंस ऐड करें। अगर उससे फर्दर नीचे जाना है, ये तो मैंने पिछले ये जो एग्जांपल आपको इतना समझाया है, ये देखें अगर 250 फीट से नीचे आ रहे हैं 100 फीट, तो जितना हम नीचे जा रहे हैं तो उतना डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट्स इट। ये तो उतना वो पर वो नहीं है, ठीक है? टेंजेंट लेंथ तो हम इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे कि हमने बीबीसी तक पहुंचना था। अगर बीबीसी से भी नीचे में आगे नीचे जा रहा हूं जमीन के अंदर, तो तब मैं क्या करूंगा? फिर मैं उतना डिस्टेंस उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर वो सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्लियर होगी बात? सर अगर हम टॉप पॉइंट पे सर जाना चाह रहे थे सर, वहाँ पे जो हमें गिवन था 250 फीट सर, टॉप तो पॉइंट पे सर कौन हमें कौन से टेंजेंट लेंथ टॉप? को ऐड करना था तो फिर हम पहुंच सकते सर। ये पिछले एग्जांपल में सर हाँ हम तो रिवर्स आ रहे हैं सर। अगर हम सर वो पीवीसी की एलिवेशन गिवन ना होता सर, कौन से क्वेश्चन में? तो फिर सर हम ऐड करते थे सर टेंजेंट लेंथ को सर। यार वाला मुझे वासित आपकी क्वेश्चन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप क्या पूछ रहे हैं? कुछ जिस स्टूडेंट को कंफ्यूजन है वो जरा मुझे बताएं, जो मैंने आपको तरीका समझाया उसमें कोई कंफ्यूजन है? चले सर बाद में सर डिस्कस कर लेंगे सर। सर जी जी सर जी अगर जी। अगर हम पीवीटी से आए ना सर, बिल्कुल पीबीटी से तो भी फिर आप जा हम सकते हैं, 600 माइनस 525 मतलब 75 नीचे आएंगे। लेकिन तरीका उसका यही है, पीवीटी से आप गलती करोगे। तरीका ये है कि आप अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड जा रहे हैं, अगर आप इस तरह इस पोजीशन में जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, आपने बिगिनिंग ऑफ द वर्टिकल कर्व से ही जाना होगा, तब आपके पास रिजल्ट्स करेक्ट आएंगी। अदरवाइज उसमें भी है, उसमें रिवर्स आप जाएंगे तो रिवर्स में आपके पास गलती हो सकती है, ठीक है जी। सर जैसे हमारे पास ये 525 है ना, तो उस साइड से हमारे पास सर वो 75 नहीं होगा सर? 75 होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल क्लियर है, 75 होगा। तो उससे तो आंसर चेंज आ रहा है सर। कैसे चेंज आएगा? तब आपके पास ये इस पीवीटी की एलिवेशन मालूम होनी चाहिए। सर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ज्यादा नहीं सर। 990 नहीं देखें, यस सर, वो तो मैंने देखें, फाइंड की है सर, पीवीटी मैंने फाइंड किया ना सर। पीवीटी फाइंड की है, ठीक है, सही है। पीवीआई फाइंड किया सर पहले 989.5, उसके साथ प्लस L/2 इंटू G2 सर की है, तो उससे 991 आ गया मेरे पास। 991 सबर करो, ये मेरे पास आ गया 991। यस सर, अब इससे मैंने -75 इंटू 0.005। नहीं फिर हाँ बिल्कुल, आप यहाँ तक पहुंच गए, सही है। यस सर, तो फिर यहाँ तक पहुंच गए, ये 990.625 आ रहा है। 990.625 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ y मालूम करें ना, y तो मालूम करें, y भी 75 से मालूम करते हैं ना। यस सर, सही है सर।
990 आप समझ आ गए? समझ आ गई आपको कि नहीं आई? यस सर, क्लियर हो गया सर। अल्लाह अकबर। तो दोनों से सेम आंसर आएगा। अच्छा, कोई आपकी कैलकुलेशन में अगर फ्रैक्शनल चेंजेस हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर है क्लियर सर। है सर। क्लियर है सर। ओके ओके, गुड गुड, शाबाश। अब ये तो था हमारा जो है वो कि किस तरह हम लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट डिटरमाइन करते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन को, ये जो आपके सामने स्क्रीन के सामने है, और ये जो पिछले जितने भी सवाल हमने इस लेक्चर में किए हैं वर्टिकल कर्व के, वो मैंने एज असाइनमेंट अपलोड किया है और उसको आपने सबमिट करना है एज एन असाइनमेंट नंबर 1। सही है, मैं अभी असाइनमेंट नंबर 1 अपलोड करने वाला हूं और उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व all the questions which we have studied in the vertical alignment, not in the horizontal alignment, ठीक है, only in the vertical alignment, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला सवाल है ये अभी मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले सवालों से बिल्कुल मिलता जुलता है। यही सवाल आपने अभी दोबारा सॉल्व करना है और इसको खुद सॉल्व करना है, और पीछे तो मैंने तरीके समझा दी कि किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सर ये कर लेते हैं सर, वो सारे करने की क्या नहीं जरूरत नहीं है? नहीं 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 सारे नहीं, कर सारे तो कर लिए रहे हैं। सर। नहीं कर लिए हैं, लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस कर नहीं करेंगे तब तक आपको सर समझ खुद नहीं आएगी। प्रैक्टिस की है सर, लेकिन अब कौन नीट लिखेगा? अच्छा हाँ, लेकिन नीट लिखो, ठीक है, एज एन असाइनमेंट, और ठीक है मुझे सर। मुझे आपने सबमिट करना है। तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक इस दिन तक डेडलाइन होगी उसकी। ओके सर, हो जाएगा। ओके, अब आते हैं एक दो पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उसमें ये है कि जब आप वर्टिकल एलिवेशन पे जा रहे हैं, वर्टिकल स्लोप पे, ठीक है, ये आपके पास वर्टिकल स्लोप है, ऊपर में जा रहा हूं, तो ऊपर जाते हुए प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपके पास अपनी पर्सनल गाड़ी है, ठीक है, आप जो है वो मर्सिडीज में जा रहे हैं और आप बहुत अच्छी 50-40 लाख की गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, तो तब तो आपके मजे हैं, क्योंकि फिर आपके पास जो है वो स्लोप की वजह से आपकी स्पीड रिडक्शन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई सिग्निफिकेंट स्पीड रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर जो है वो मीर सलाम ट्रक, एक 10 व्हीलर ट्रक में बैठा है और वो अप द हिल जा रहा है इस तरह, तो अप द हिल क्या होगा, व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम, जब वो चढ़ाई पे ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे जो है उसको चढ़ना हैवी व्हीकल को मुश्किल होता है, चढ़ाई पे हैवी व्हीकल को ट्रेवल करना मुश्किल होता है। तो प्रॉब्लम क्या होती है वहां पे, उसकी स्पीड में रिडक्शन आना शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है। कहते हैं कि तकरीबन 5% इंक्रीज आता है इन स्पीड अगर आप डाउन द हिल जा रहे हैं, ट्रक की बात हो रही है, ठीक है, और तकरीबन 7% तक डिक्रीज आता है जब आप अप द हिल जाते हैं। ट्रक्स की बात हो रही है, कार्स को आप इग्नोर करें क्योंकि कार की स्पीड में इतना रिडक्शन नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आपके पास ये होती है कि अगर आप अप द हिल जा रहे हैं, ठीक है, यहां से आप अप द हिल जा रहे हैं और आप जो है मीर सलाम साहब अपनी बड़ी सी ट्रक में बैठा है, पता नहीं किस तरह मैंने ट्रक बनाया है, लेकिन चलो जैसा भी है, ठीक है, ही इज सिटिंग इन द ट्रक और वो गाड़ी उसको ऊपर जा रही है, ठीक है। अब होगा ये कि धीरे धीरे इसकी स्पीड, चाहे जितना भी पावर ये लगाए, धीरे धीरे इसकी स्पीड इस स्लोप की वजह से क्या होगी, रिड्यूस होगी। एक पॉइंट आएगा कि ये अपनी मिनिमम स्पीड पे जाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी इतनी स्पीड हो जाएगी कि अब जो है ये चाहे जितना भी पावर दबाए तो इसकी स्पीड जो है एक कांस्टेंट स्पीड पे ही जाना शुरू हो जाएगा, यानी एट मैक्सिमम पावर इसकी एक मिनिमम स्पीड पे ही जाना शुरू कर देगा। अब होता यह है कि अगर आपके पास सिंगल लेन रोड है और ये इनिशियली जो है इसकी स्पीड 80 थी और यहाँ पे पहुंच के ऊपर चढ़ाई पे जाते हुए यहाँ पे पहुंच के इसकी स्पीड हो गई है 45 या 50। अब कोई दूसरी गाड़ी इसका पीछा कर रही है, ठीक है, और उसने जो है वो आपको पता है कि मतलब किसी जो है वो मतलब इंजॉयमेंट के लिए ऊपर जा रहा है मोनाल पे, ठीक है, तो अगर इसके आगे एक ट्रक जा रहा है और वो 50 की स्पीड पे है और दूसरी लेन भी नहीं है आपके पास जिसमें ये गाड़ी ओवरटेक कर सके, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी, ये बार बार अपना हार्न बजाएगा और उसको कहे कि यार क्या तुम किधर से बीच में आ गए हो, मैंने आगे जाना है, मुझे जल्दी है।
ठीक है। अब होगा ये कि अगर आपके पास 2 लेने हैं तो प्रॉब्लम तो आसान है, ये जाके गाड़ी ओवरटेक कर जाएगी। लेकिन अगर 2 लेने नहीं है, इफ यू हैव अ सिंगल लेन रोड, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि दिस कार विल नॉट बी एबल टू ओवरटेक एंड विल फॉलो द स्पीड ऑफ दिस ट्रक। चाहे ये 80 की बजाय 100 की स्पीड पे भी जा सकता है इसी स्लोप पे, लेकिन ये आगे वाला बेचारा तो नहीं जा सकता, वो तो 50 की स्पीड पे जा रहा है उसकी। अब वो मजबूरन ये जो पीछे वाली गाड़ी है ये भी इसी स्पीड पे इसके पीछे पीछे जाएगी, और जब तक कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि जहां पे ये ओवरटेक कर सके, ये मजबूरन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका ट्रक का पीछा करेगा। तो उससे क्या होती है, अगर पीछे और भी मजीद भी गाड़ियां हैं यहाँ पे, इफ देयर आर अ लॉट ऑफ मोर कार्स फॉलोइंग दिस ट्रक, तो तमाम के तमाम गाड़ियां उसी सेम स्पीड पे जाएगी, जिसकी वजह से क्यूज बनेंगे, जिसकी वजह से रश बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो भी, अच्छा एक और बात यहां मैं बताऊं, ये जो मिनिमम स्पीड है इसको हम कहते हैं क्रॉल स्पीड, CRAWL। ये जो मिनिमम स्पीड है इसको हम कहते हैं क्रॉल स्पीड। और ये क्रॉल स्पीड जो है वो डायरेक्टली शुरू नहीं होती, यानी जैसे ही ये कर्व पे एंटर होता है तो उसकी स्पीड तो अच्छी खासी होती है, लेकिन जाते हुए ऊपर चढ़ाई पे जाते हुए एक पॉइंट आएगा, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक पॉइंट आ जाता है, इस पॉइंट के बाद इसकी स्पीड जो है वो क्रॉल स्पीड पे आ गई है। अब ये ना चाहे जितना भी पावर लगाए स्पीड इंक्रीज नहीं होता, और मैक्सिमम पावर पे इसकी स्पीड यही स्पीड होती है, और वो एक कांस्टेंट स्पीड होती है। तो जिस लेंथ के बाद ये ट्रक क्रॉल स्पीड पे जाना शुरू कर देता है, उस लेंथ को हम कहते हैं क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल लेंथ। और जो कांस्टेंट स्पीड पे क्रिटिकल लेंथ के बाद जिस कांस्टेंट स्पीड पे ये ट्रक जा रहा है, उस स्पीड को हम कहते हैं क्रॉल स्पीड। आई होप इसकी समझ आपको आ गई होगी। देखें, क्रॉल स्पीड, इट इज द मिनिमम कांस्टेंट स्पीड दैट इज मेंटेन्ड बाय अ लोडेड ट्रक थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कर्व। अब देखें, इस क्रिटिकल लेंथ के बाद चाहे ये 500 किलोमीटर भी ऊपर चढ़ाई पे जाता रहे, इसकी स्पीड यही होगी, क्रॉल स्पीड के बराबर होगी। ठीक है। और क्रिटिकल लेंथ क्या है, ये उस लेंथ को कहते हैं जिस लेंथ के बाद जो है ये ट्रक क्रॉल स्पीड पे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इस इमेज में कि ये पहाड़ी ऊपर जा रही है और ये लेंथ है इसका। ये गाड़ी जो है अभी इस टाइम पे इसकी स्पीड है 60। ठीक है। लेट सपोज इसकी क्रॉल स्पीड है वो 30 है, और इस डिस्टेंस के बाद इसकी स्पीड हो गई है 30। रिड्यूस तो हो रही है ना सिग्निफिकेंटली। इस डिस्टेंस के बाद इसकी स्पीड हो गई है 30। अब इस डिस्टेंस के बाद चाहे ये 1 लाख किलोमीटर भी आगे जाएगा तो अपनी मैक्सिमम पावर पे इसकी स्पीड 30 होगी, 30 से कम नहीं होगी। ठीक है। और स्टार्ट ऑफ द कर्व से जिस पॉइंट पे इसकी स्पीड क्रॉल स्पीड में कन्वर्ट हो गई है, तो इस लेंथ को हम कहते हैं क्रिटिकल लेंथ। क्लियर हो गई बात? आई होप के डायग्राम से आपको समझ आ गई होगी। और इस स्पीड को हम कहते हैं क्रॉल स्पीड। ओके, अब आते हैं कि अब इसकी हम क्या करते हैं इन ऑर्डर टू, अगर आपके पास 2 लेने हैं तो फिर तो बेशक जाए गाड़ियां क्रॉल स्पीड पे, क्योंकि दूसरी लेन अवेलेबल है। तो गाड़ी अगर क्रॉल स्पीड पे जा रही है तो पीछे वाली गाड़ियां दूसरी लेन में चली जाएगी। लेकिन अगर आपके पास दूसरी लेन नहीं है तो उसका क्या तरीका हो सकता है जी, कौन मुझे बताएगा? अगर आपके पास 2 लेनों वाली रोड नहीं है, 1 ही लेन वाली रोड है, तो क्या तरीकाकार होगा उसका? सर वो पासिंग ओवर बेस जो देते हैं। हाँ, एक्सीलेंट, शाबाश इनायत। ये जो पासिंग लेन्स होती हैं, जिसको हम यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, ये लेन ऊपर जा रही है, यहाँ पे एक पासिंग लेन हम दे देते हैं और फिर ये लेन ऊपर जा रही है। ठीक है। ये देखें, अब क्या होगा जब ये ट्रक ऊपर जाएगा, जब अब वो पीछे देखेगा कि यार पीछे तो गाड़ी आ रही है, तो ये पासिंग लेन में थोड़ी देर के लिए चला जाएगा, एंड देन ही विल अगेन स्टार्ट हिज
मूविंग इनटू द ऑन द एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीछे वाली गाड़ियां हैं वो ओवरटेक कर जाएगी एंड देन जो है वो आपकी फ्लो जो है वो मेंटेन रहेगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन डिजाइन में हमारी कोशिश ये होती है एज अ डिजाइनर कि हम किसी भी ग्रेड लेंथ को, फॉर एग्जांपल यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी भी लेंथ को, फॉर एग्जांपल ये एक ग्रेड है, ये अप द हिल जा रहे 5% पे, ये डाउन द हिल जा रहे 4% पे। देखिए दिस इज +5, दिस इज -4। तो ये जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक टिल द पीक पॉइंट, ये आपने जस्ट एक क्रॉस चेक उसका करना है लेंथ का। ये तो लेंथ L/2 के बराबर है ना, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व है। तो फॉर अ सेम ग्रेड ये जो लेंथ है ये क्रिटिकल लेंथ के लिए जो लेंथ रिक्वायर्ड है उससे कम होनी चाहिए, ताकि यहां तक गाड़ी पहुंच भी जाए। तो यहां पे तो फिर स्लोप चेंज हो रहा है ना, वैसे भी नीचे की तरफ आ रही है। यहां तक पहुंचकर कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रक जो है उसकी स्पीड इतनी रिड्यूस ना हो कि वो क्रॉल स्पीड पे आना शुरू हो जाए। समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? यानी ये इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपकी यहां तक पहुंच कर इसकी लेंथ उससे कम हो। अगर क्रॉल स्पीड पे ये के लिए जो क्रिटिकल लेंथ है वो 300 फीट है, तो ये टॉप तक जो लेंथ है वो 250 होना चाहिए। समझ आ रही है? ताकि कोई भी गाड़ी इस ट्रैक पे जब मूव करे वो क्रॉल स्पीड तक ना पहुंचे। तो जब कोई भी गाड़ी क्रॉल स्पीड तक नहीं पहुंचेगी तो डेफिनेटली फिर तो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। समझ आ रही है? प्रॉब्लम तो तब आती है कि जब क्रॉल स्पीड पे गाड़ी आना शुरू हो जाती है। ये क्रॉल स्पीड पे तब आती है कि जब आपके पास सिंगल लेन के लिए सिंगल ग्रेड की लंबाई बहुत ज्यादा हो, बहुत ऊपर तक आपकी ग्रेड जा रही हो। तो तब क्या होता है, आपके पास ये खतरा होता है कि आपके पास गाड़ियां जो है आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस दे विल स्टार्ट मूविंग एट द क्रॉल स्पीड। इज दिस क्लियर? तो ये जो है इसका, अब अगर इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं तो अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप एट रेगुलर इंटरवल्स, क्रिटिकल लेंथ के बाद एट रेगुलर इंटरवल्स आप यहाँ पे क्या दें, टर्न आउट बेस दें, ताकि फिर गाड़ियां वहां पे थोड़ा सा इंतजार करें या फिर वहां पे थोड़ा सा हल्का सा अपनी स्पीड रिड्यूस करके उसमें दाखिल हो जाएं और फिर बाकी गाड़ियां जो हैं वो उससे ओवरटेक कर सकें। ये जो कर्व है, इस कर्व से आपको पता चलेगा कि भाई ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 9। ये क्या है? दीज आर द स्लोप्स। ग्रेड, एक ग्रेड की वो है ग्रेडियंट है। ये 0 का मतलब क्या है कि ये 0% स्लोप है, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये देखें, कोई गाड़ी क्रॉल स्पीड पे नहीं जा रही, बिल्कुल सीधी, सब गाड़ी अपनी ओरिजिनल स्पीड पे जा रही। 1% पे आफ्टर सम टाइम जो है, लेकिन ये भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। जितना आप देखें नीचे जा रहे हैं, ग्रेड स्लोप आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ये देखें, ये स्पीड है। तो इनिशियली अगर किसी भी कर्व पे कोई गाड़ी एंटर हुई है 110 की स्पीड पे, और वो देखें आपके पास स्लोप है 6%, तो 6% पे क्या होगा? यहां देखें, ये स्पीड यहां पे रिड्यूस हो रही है। जैसे ही वो एलिवेशन पे चढ़ रहा है उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है, जैसे वो ऊपर जा रहा है स्पीड रिड्यूस हो रही है, ऊपर जा रहा है स्पीड रिड्यूस हो रही है। यहां इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? देखें, लाइन बिल्कुल सीधी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के बाद स्पीड क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इस पॉइंट के बाद स्पीड कांस्टेंट हो गई। तो इस पॉइंट तक जो लेंथ होगा वी कॉल इट द क्रिटिकल लेंथ, और इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी वी कॉल इट द क्रॉल स्पीड। अब समझ आ गई आपको? सिमिलरली अगर आप मालूम करना चाहते हैं, जी वाला मुझे बताओ एक स्लोप। तो सर अगर जी बोलो मीर सलाम। सर ये 0 से 9 तक क्या शो कर रहे हैं सर? बताता हूँ यार। जी मीर सलाम, पहले सवाल पूछो। सर मैं ये कहता हूँ सर, अगर ये आपने सर वो जो लकीर वो वहाँ पे करी सर के वो यहाँ तक सर क्रिटिकल यानी लेंथ है सर,
तो फिर आपने सरकार के हम क्रिटिकल लेंथ से कम लेंथ हम इस मसले को यानी हल कर रिजॉल्व करवाना चाहते हैं सर, तो फिर यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे इसको? यार यहाँ अगर आपको क्रिटिकल लेंथ का पता होगा तो तब आप कर्व की लेंथ उससे कम दोगे ना यार। अगर आपको क्रिटिकल लेंथ का पता ही नहीं है तो ये ग्राफ, इस ग्राफ की मदद से आप क्रिटिकल लेंथ डिटरमाइन करते हैं। इस ग्राफ की मदद से लेट सपोज अभी जो पिछला एग्जांपल हमने किया तो इसमें देखें 5% स्लोप है तो 5% स्लोप के लिए अलग क्रिटिकल लेंथ आएगा, 6% स्लोप के लिए अलग क्रिटिकल लेंथ आएगा, 7 के लिए अलग आएगा, 8 के लिए अलग आएगा। तो ये देखें आप क्रिटिकल लेंथ निकालना चाहते हैं कौन से स्लोप के लिए, तो ये देखें ये तमाम स्लोप्स की लाइनें आपके पास हैं। ये 0% स्लोप है, ये 1% स्लोप है, 2% स्लोप, 3%, 4% अप टू 9% स्लोप है। ये स्लोप है, ये तमाम लाइंस ग्रेडियंट है, यानी अप द हिल, कितने अप द हिल पे जा रहे हैं। अगर वो जा रहे 5% पे ऊपर, अगर वो कोई ट्रक 5% पे ऊपर जा रहा है तो उस 5% पे कितने डिस्टेंस के बाद ये क्रॉल स्पीड पे आ जाएगा, तो वो क्या है उसके लिए आप क्या है यहाँ पे आप आ जाए, ये देखें, हाँ तकरीबन देखें इस पॉइंट के बाद स्पीड क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई, लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है। तो इस पॉइंट पे जो अगर आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो ये आपको स्पीड देगा जो कि तकरीबन 44, 45 दे रहा है, 43 दे रहा है। तो ये 43 वुड बी द क्रॉल स्पीड, और कितने डिस्टेंस के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगी, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं क्रॉल स्पीड। तो ये आपके पास आ रहे हैं कोई 1200, 1400, 1600, तकरीबन 1700 अराउंड अबाउट के करीब आ रही। तो आफ्टर 1700 मीटर द व्हीकल विल मूव एट अ क्रॉल स्पीड, और आपके पास ये देखिए वन साइड ऑफ द कर्व की लेंथ 1700 मीटर से कम होनी चाहिए, तो तब आपके पास गाड़ी जो है कोई भी गाड़ी क्रॉल स्पीड पे नहीं जाएगी। जी सर ये स्पीड जो हम इनिशियल इसमें ले रहे हैं तो 110 ले रहे हैं ना, तो अगर ये हमारे पास ये तो हमारे पास चेंज भी हो सकती है, तब क्या? बिल्कुल हो सकती है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये जो कर्व बनाई है ये आपको उसके लिए बनाई है, क्या कहते हैं, फ्रीवेज के लिए बनाई है, ठीक है। तो फ्रीवेज पे हमारे पास फ्रीवेज पे जो स्पीड होती है वो तकरीबन मेजॉरिटी ये देखें 110 की स्पीड लिमिट होती है, समझ आ रही है। तो उससे पहले ये यहाँ पे ये कर्व में दाखिल हो रहा है, इससे पहले तो ये बिल्कुल प्लेन रोड पे जा रहा था ना, तो प्लेन रोड पे तो ये अपनी मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ही स्टार्ट मूविंग ऑन द वर्टिकल कर्व। और आपकी बात सही है कि अगर ये 110 पे एंटर ना होगा तो फिर आपके पास ये ग्राफ चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जस्ट आपको एक आइडिया ऑलमोस्ट दे देगा कि भाई ये लेंथ इसके अंदर होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं एक दूसरी एग्जांपल जो है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ सारी चीजें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सर ये ग्राफ सिर्फ फ्रीवेज के लिए उन रोड्स के लिए है जहां पे जो स्पीड है वो तकरीबन 110 या 110 के लगभग हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4% के लिए हम निकालना चाहते हैं तो इस तरह 34% स्लोप के लिए 2300 क्रिटिकल लेंथ होगा और 52 आपके पास क्रॉल स्पीड होगी। सिमिलरली अगर आप 7% के लिए निकालना चाहते हैं तो 1150 क्रिटिकल लेंथ होगा और 34 क्रॉल स्पीड होगी। क्लियर होगी बात? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। जी सर ये 20 तक जो है सर, इसके यहाँ तक तो कुछ नहीं है सर, ये 20 तक सर जाए। कौन से 20 तक मेरे भाई? सर 42 स्लाइड पे सर जाए, 42 पे सर ये 20 सर देखो, ये 20 से आगे जब चला जाए 20 सर से जब आगे चला जाए सर तो फिर वहां पर कोई न लकीर है, कोई इस तरह से चीज नहीं है। 0 to 20 सर ये उन्होंने इस वजह से यहाँ तक बनाया है ताकि आप देखें यार, खुद भी आप देखें 20 स्पीड क्या स्पीड होती है। 20 तो अगर आप पैदल भी मूव करना शुरू कर दें थोड़ा सा तेज तो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, समझ आ रही है ना। तो ये इन्होंने ये इतनी कम स्पीड है कि इस वजह से गाड़ियां इस पे आ ही नहीं सकती। उनकी मुख्तलिफ गाड़ियों की मिनिमम स्पीड जो है अगर आप इससे भी इंक्रीज करते हैं 9% से भी, तो शायद फिर जाके गाड़ियां 20 की रेंज में भी चली जाए।
लेकिन ये देखें अप टू 9% स्लोप तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू 9% स्लोप तक कोई भी गाड़ी 20 की स्पीड तक नहीं पहुंच रही, बल्कि तकरीबन 25 से ऊपर ही है सारी गाड़ी। क्लियर होगी बात? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अगर सर ये डाउनग्रेड increase की तो करते- जरूरत नहीं है। डाउनग्रेड की जरूरत नहीं है, ये अप द हिल मसला होता है। डाउनग्रेड पे तो स्पीड, अपनी स्पीड से भी ये ज्यादा स्पीड पे गाड़ी न्यूट्रल करो और भाई भागो। यस सर। डाउनग्रेड पे मसला नहीं होता। अच्छा ठीक। इसकी सर आज तो वो लेक्चर भी अपलोड करे सर, यूट्यूब वाला वो नहीं दिया है सर, वो पहला लेक्चर भी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं यार हुआ वो है सर। तुमने कहा था कि तुम यूट्यूब पे पैसे कमा रहे हो, तो मैंने कहा मैं वैसे अपलोड करता हूँ, यूट्यूब पे नहीं करता। चलो सर